अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विद अक्सर में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बटरकप बाय माहिरा ज़ैनब खान का लास्ट एपिसोड लेकर। और अगर आप लास्ट एपिसोड तक आ गए हैं और अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, छोटी सी रिक्वेस्ट है। और अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। फ्यूनरल हॉल के इमारत के बाहर काफ़ी लोगों का एक जमा गफीर था। सियाह लिबास वाले वो सारे लोग कादिर हुसैनी और बेला के जनाजे में शिरकत करने आए थे। आसमान से बारिश तर बरस रही थी। मौसम काफ़ी खतरनाक था। तेज़ मूसलाधार बारिश ने हर तरफ जलथल सा मचा रखा था। वह पथरीले चेहरे के साथ खड़ा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। लोग उसके करीब आकर उससे ताज़ियत कर रहे थे। वह किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यूँ लग रहा था जैसे वह कोई पत्थर की मूरत हो। हर तरह के जज्बात से अनजान कादिर हुसैनी की मौत की खबर सुनकर वह हवास भागता हुआ था। लेकिन जब उनके कातिल का नाम उसे पता चला था, वह जैसे सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया था। तब से एक आंसू भी उसके आंख से नहीं टपका था। उसके बालों की नोकों से बारिश की कतरे फिसलते हुए उसके चेहरे पर बह रहे थे। पुरअसरार से साकित व जामिद माहौल में लोगों की दबी दबी सी सरगोशियों की आवाज़ें थी या फिर तेज बरसती बारिश की। उसी असना में कुछ गाड़ियों का काफिला वहां आकर रुका था। उस खामोशी में उनके दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें गूंजी थी। सबसे आगे खड़ी सुर्ख गाड़ी में से दो लोग बाहर निकले थे। सियाह कोट के बटन बंद करता हुआ, सियाह गोगल्स लगाए, उसके कदम जरीर के सामने आकर रुके। एक नज़र उसने जरीर की जख्मी सी निगाहों को देखा था, फिर मुअद्दब होते हुए सर को खम देता जैसे ताज़ियत करने वाले क्या करते थे। तुम्हारे डेड की मौत का अफसोस है मुझे। मरने वाले के हक़ में उसके मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। मैं भी उनके हक़ में दुआ करूँगा, लेकिन मग़फ़िरत की नहीं। उसके लिप भींचे हुए थे। ज़ख्मी सी गुलाबी आंखों से एक आंसू गाल पर फिसला था, जो बारिश की बूंदों में गुम होता हुआ अपनी पहचान भूल गया था। वो तुम्हें छोड़ गए हैं तो खुद को बदकिस्मत समझना बंद करो। तुमने इतने साल उनके साथ गुजारे थे ज़रीर। मेरे नसीब में तो मेरे बाप की शफ़क़त का एक लम्स भी नहीं आया था। उसका अंदाज समझाने वाला था। हर इंसान की जान कीमती होती है। सबके पास अपनी ज़िंदगी जीने का हक़ होता है। किसी से उसका हक़ छीनना उस पर ज़्यादती करने जैसा है। तुमने इतने लोगों से उनका हक़ छीना है। तुम्हें लगता है तुम सुकून से मर सकोगे? उसकी सुनहरी आंखों में देखती हुई आग के शोले लपक रहे थे। सुकून? एक मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था, जो मेरी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं मिला। अगर मरते हुए या मरने के बाद न मिले तो मुझे कोई शिकवा नहीं। मैं तो आदी हूँ तकलीफ़ों के साथ रहने का। खैर, मैं यहाँ तुमसे ताज़ियत करने नहीं आया था। तुम्हारे एक अमानत तुम्हारे हवाले करने चाहता हूँ। ज़रीर के पीछे खड़ा औनज़ेम बासिल महमूद को देख रहा था, जो सियाह रंग की छतरी सालिस के ऊपर ताने खड़ा था। उसकी निगाहें झुकी हुई थी। ना उसने एक नज़र ज़रीर को देखा था और न ही ज़ईम को। सालिस ने अपनी गर्दन में पहनी हुई चैन उतारी थी, जिसका जे हर्फ उसने अपनी हथेली में रख कर देखा था। किसी ने तुम्हारे लिए इसे खरीदा था, लेकिन तुम्हें देने से पहले ही उसकी सांसों की डोर टूट गई थी। ये तब से मैंने अपने पास उसकी याद के तौर पर संभाल कर रखा था, लेकिन अब नहीं संभाल सकूंगा, इसलिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। उसने एक आखिरी बार उस लॉकेट को छूकर महसूस किया था। आखिरी बार उसके साथ जुड़ी हुई सारी यादें उसके जहन में ताज़ा हुई थी। उसने 2 कदम आगे आते हुए चैन उसके गर्दन में पहना दी थी। जब मैं उससे मिलूंगा तो उसे बता दूंगा कि उसकी अमानत देकर आया हूँ। ज़रीर के वजूद में कोई जंबिश नहीं हुई थी। वो साकित खड़ा था। मुझे मालूम है तुम मुझसे अब मिलना नहीं चाहोगे, ना मुझे देखना पसंद करोगे, इसलिए इस मुलाकात को मैं एक आखिरी अलविदाई मुलाकात समझूंगा। उसने धीमा सा मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर ज़रीर को गले से लगा लिया था। नरमी से, शफकत से, बंद आंखों के साथ, मजबूत बाजू का हिसार उसके गिर्द बांधे वो आखिरी बार उसके लम्स को महसूस कर रहा था। उसकी गर्मजोशी, उसकी गरमाइश से उसका दिल मोम बनकर पिघल रहा था। जब उसने उस लम्स की ख्वाहिश की थी तब वो उससे कोसों दूर था, और आज जब उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी तो उसके दिल में शोक का समा था। उस पर छाया हुआ खोल छन्ना कैसे टूटा था। खुद पर जो जब्त के पहरे बिठा रखे थे वो उसके लम्स के सामने भुरभुरी रेत की मानिंद साबित हुए थे। ज़रीर की आंखों से तेजी से आंसू बहते हुए सालिस के कंधे पर जज्ब हो रहे थे। उसके शाने पर पेशानी टिकाए वो बच्चों की तरह रो पड़ा था। क्यों किया तुमने ऐसा सालिस? क्यों मार दिया उन्हें? अब तो सब कुछ ठीक होने वाला था। उसकी सिसकती हुई आवाज़ से बेरब्त से अल्फाज उसी अपनी समातों में उतरते हुए महसूस हो रहे थे। सालिस ने उसे आज़ाद करते हुए उसके दोनों बाजू पर अपने हाथ रखे थे। बासिल पीछे खड़ा था। छतरी उसने नीचे कर ली थी। ज़रीर के साथ साथ सालिस भी बारिश में भीग रहा था। अपने बाप के साथ तुमने इतने साल गुजारे थे, क्या अपने भाई के साथ रहना नहीं चाहोगे? मैं तुम
तुम दोनों के साथ रहना चाहता था। ये ख्वाहिश तो मेरी भी कभी पूरी नहीं हुई। मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। वो बेबसी की इंतहाओं को छू रहा था। उसके वजूद में लर्जिश थी। सुर्ख डोरों से सजी हुई आंखों से गोया लहू बह रहा था। गुस्सैले लड़के, मेरे भाई का ख्याल रखना, उसने पीछे खड़े ज़ैम को मुखातिब किया था। जब मैं तुम्हारे मुंह से भाई सुनना चाहता था, तब तुम मुझसे नफरत करते रहे। ज़रीर की आवाज़ जख्मी सी थी। सालिस ने एक गहरी सांस भरकर आंखों पर से अपने गोगल्स उतारकर सिया कोट के अंदर रखे थे। वो नफरत मेरे दिल में डाली गई थी ज़रीर। मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर किया गया था। मुझे वो बनाया गया था जो मैं नहीं था। मैं अपनी सफाई में तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुम समझ ही नहीं सकोगे। कल मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत थी, आज तुम्हारे दिल में है। जो ज़िंदगी सालिस ने गुजारी है, तुम तो उस ज़िंदगी का एक दिन भी गुजार लेते तो गम तुम्हें लहूलुहान कर देता। मैंने तो फिर भी इतने साल गुजारे हैं। मेरी दुआ है आज के बाद तुम मुझे दोबारा कभी दिखाई ना दो। तो ये ज़रीर कादिर का इंतकाम था जो उसने सालिस कादिर के लिए चुना था। वो अपने बाप की मौत पर उसे गोली नहीं मार रहा था, उसे बुरा भला भी नहीं कह रहा था, ना बद्दुआएं या शिकवे उसके लबों पर आए थे। वो बस उस ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहता था जो पहले ही उनके दरमियान एक कमज़ोर सी डोरी से बंधा हुआ था। चंद दिन पहले उसका दिल अपने भाई की मोहब्बत से लबरेज था और आज वही दिल उसके अमल पर उससे नफरत करना चाहता था। सालिस के लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई थी। उसने पहले भी यही किया था। पहले भी सालिस से कोई हिसाब मांगने के बजाय उसे गले लगा लिया था। आज भी वही कर रहा था। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, सालिस ने वहाँ से जाते हुए उसे बस इतना ही कहा था। हॉल के अंदर कई कमरे बने हुए थे। हर कमरे के बाहर मरने वाले के नाम का बोर्ड लगा हुआ था ताकि ताज़ियत करने वाले किसी उलझन और परेशानी का शिकार न हो। उन्हीं में से एक कमरे के बाहर कादिर हुसैनी और बेला कादिर के नाम का बोर्ड भी लगा हुआ था। वो एक दरमियाना सा कमरा था। सामने दीवार पर कादिर और बेला के फ़ोटो फ्रेम रखे हुए थे, जिनके अतराफ कई फूलों के गुलदस्ते मौजूद थे। अगर बत्ती की खुशबू भी वहाँ फैली हुई फ़िज़ा को और भी बोझल और यासियत का शिकार बना रही थी। वहीं एक छोटी सी लकड़ी की बेंच भी पड़ी थी। तदफीन के बाद वो कब्रिस्तान से वहीं आया था। जनाजे में शिरकत करने आए लोग आखिरी बार उसके पास आकर अफसोस का इजहार करते हुए अपने घरों को लौट रहे थे। ज़रीर की तरफ से ऑन ज़ैम ही उन्हें डील कर रहा था। वो तो अपने हवासों में ही नहीं था। स्याह फ्रॉक पर स्याह स्कार्फ सर पर ओढ़े वो सुते हुए चेहरे और गुलाबी आंखों के साथ उसके सामने खड़ी थी, जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए आगे को झुका हुआ बैठा था। दोनों कोहनियाँ घुटनों पर टकी हुई थी। गर्दन से जे हर्फ वाली चेन लटकी हुई थी। तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। मनल ने आहिस्तेगी से उसके सर पर हाथ रखा था तो उसका वो नरम सा लम्स महसूस करके ज़रीर ने सर उठाकर उसे देखा था। मनल जलील का दिल बुरी तरह कर लाया था। उसकी हालत देखकर शौकियों से भरा हुआ वो लड़का उस वक्त शिद्दत गम से डूबा हुआ था। ज़रीर ने अपने सर से उसका हाथ हटाकर दोनों हाथों में छुपाए अकीदत से अपने लबों से लगा लिया था। बंद आंखों के साथ वो खुद को संभालने की जतन कर रहा था। आंसू को बहने से रोक रहा था, लेकिन जिस तूफान ने उसके वजूद में उठा पटक मचा रखी थी वो सैलाब बनकर उसकी आंखों के जरिए बह रहा था। दोनों घुटनों को ज़मीन पर टेके वो उसके सामने बैठ गई, जिसका सर अभी भी झुका हुआ था। मनल की आंखों से भी आंसू तेजी से बह रहे थे। ज़रीर जिस कैफियत से गुजर रहा था वो अच्छे से समझ सकती थी। कुछ सालों पहले उसकी जगह वो बैठी हुई थी। उसे भी एक दिन ऐसे ही जलील कमर के मरने की खबर मिली थी, जिसने उसके पैरों से ज़मीन खींच ली थी। उसे लगा था वो भी मर जाएगी। अपने बाप के बगैर वो जिंदा कैसे रहेगी? वो तो उसका आसरा थे। क्या तुमने उसे देखा? ज़रीर ने तकलीफ में डूबी हुई गुलाबी आंख उठाकर उसे देखते हुए पूछा था, लेकिन मनल को समझ नहीं आया था कि वो किसके बारे में पूछ रहा था। सालिस, उसका नाम लेते हुए ज़रीर का दिल बुरी तरह जख्मी हुआ था। मनल की आंखें हैरानगी से फैली थी। वो आया था। वो अजहद हैरानगी का शिकार थी। उसके लिए सालिस का तारुफ बस इतना ही था कि वो एक छुपा हुआ इंसान था जो ज़रीर से नफरत करता था, उसकी जान लेना चाहता था, जिसे आज तक किसी ने देखा भी नहीं था। उसके नाम के अलावा वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। ना ही ज़रीर या बासिल में से किसी ने उसे कभी कुछ बताने की जहमत की थी। मनल को भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने भी कभी खुद से उसके मुतालिक कुछ नहीं पूछा था। आज ज़रीर के मुँह से उसके बारे में सुनना उसे हैरानगी में दो चार कर गया था। बासिल भी उसके साथ आया था, तुमने उसे भी नहीं देखा? ज़रीर का सुलगता हुआ अंदाज, उसकी आवाज़, उसकी आंखें मनल को गैर मामूली एहसास दिला रही थी। वो तेज धड़कनों के साथ नाकाबिले फहम अंदाज में उसे देख रही थी। बासिल सालिस के साथ आया था? क्या वो उसे जानता था? मनल को उसकी बातें ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी। वो उलझन का शिकार था। जानती हो सालिस कौन है?
मैं नहीं जानती, नहीं मैं उससे जानना चाहती हूँ। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। उसका दिल वहमों का शिकार हो रहा था। उसे लग रहा था वो ज़रीर के मुंह से कुछ ऐसा सुन लेगी जिस पर उसे हमेशा पछतावा रहेगा, इसलिए वो सख्ती से इनकार कर गई थी। लेकिन ज़रीर ने उसके इनकार को ज़रा भी अहमियत नहीं दी थी। तुम उसे ज़ांग वान के नाम से जानती हो। एक खामोशी का लम्हा था जो दोनों के दरमियान आकर थम गया था। एक रुका हुआ वक्त था जो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। कुछ सांसें थीं जो सीने में अटकने लगी थीं। कुछ जज्बात थे जो बुरी तरह मजरूह हुए थे। कुछ ऐसी हकीकत थी जिस पर यकीन करना मुमकिन नहीं था। कुछ ऐसा उसकी समातों ने सुन लिया था जिसने पिघले हुए शीशे का एहसास दिलाया था। एक दिल था जो बुरी तरह सीने में भर पड़ाया था। नाकाबिले फहम अंदाज में उसे देखते हुए मनल ने उसकी गिरफ्त से अपना हाथ खींचना चाहा था, लेकिन उसने मजीद सख्त करते हुए उसे अपनी जानिब खींचा था। क्या तुम्हें भी इतनी ही तकलीफ हो रही है जो मेरा दिल सह रहा है? उसने बरसती हुई आंखों के साथ इनकार में सर हिलाया था। उसे ज़रीर पर यकीन था, लेकिन वो उसके उस बात पर मर के भी यकीन नहीं करना चाहती थी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मनल ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे बावर करवाया था, सख्त अंदाज में नागवारी छुपाते हुए। वो बेशक एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा था, बेशक वो गहरी तकलीफ के असर में था, लेकिन वो ऐसे कैसे किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकता था? और इल्ज़ाम लगाने के लिए उसे ज़ांग वान ही मिला था, जिसके जितना मासूम और नेक दिल इंसान मनल के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। उसने मुख्तसर वक्त उसके साथ गुजारा था, लेकिन वो सारे वक्त का एक एक पल उसे पूरी ज़सियत के साथ याद था। वो तो जानवरों और परिंदों को भी इतनी मोहब्बत करने वाला इंसान था। वो कैसे किसी की इंसान की जान ले सकता था? कैसे इतना सफाक और शातिर हो सकता था? कोई गलतफहमी नहीं है मनल, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ ताकि तुम भी इस धोखे से अब बाहर निकल आओ। हम उसे भीड़ में तलाश करते रहे, लेकिन वो हमारे दरमियान ही मौजूद था। हम उसे दुश्मन समझते थे, लेकिन वो दोस्ती का नकाब लगाकर हमारे साथ बैठा रहा और हमें खबर भी नहीं हुई। ज़रीर बिन कादिर की हालत उसके लिए तरहम आमेज थी, लेकिन वो मानने को राज़ी नहीं थी। वो मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई सालिस बिन कादिर। एक नई हकीकत उस पर अश्कार हुई थी। एक नया शौक उसके सहन को झेलना पड़ा था। वो टुकुर टुकुर उसकी शक्ल देख रही थी, जहाँ किसी झूठ का शोभा तक नहीं था। वो हकीकत बयान कर रहा था, लेकिन यह हकीकत इतनी नाकाबिले यकीन क्यों थी? ज़ांग वान सालिस है और सालिस तुम्हारा भाई है और बासिल उसका साथी है। वो काफ़ी देर बाद कुछ बोलने के काबिल हुई थी। वो अभी भी उसके सामने घुटनों पर बैठी हुई थी। अभी भी उसका ठंडा सा हाथ ज़रीर के कांपते हुए हाथों में दबा हुआ था। वो उसकी सुनहरी आंखों में देखते हुए मोह सवाल थी। अंदाज ऐसा था जैसे साथ ये भी पूछ रही हो कि ये कोई ऐसी बात है जिस पर यकीन किया जा सके? बासिल और सालिस का एक साथ होना कबूल किए जाने के काबिल है, या फिर ज़ांग वान और सालिस को एक ही समझना होशमंद होने की गवाही देता है? और सबसे मुनफरिद और बेतुकी बात, वो तुम्हारा भाई कैसा हो सकता है? उसके चेहरे पर सवाल ही सवाल रकम थे। ज़रीर ने नफ़ी में सर हिलाते हुए नज़रें झुका ली थी। अपने हाथ में दबे उसके हाथ के उंगलियों को वो हौले से छू रहा था, जैसे थक हार कर अपनी शिकस्त तस्लीम कर गया हो, जैसे वो उसे यकीन दिलाने की जितना काबिल ना हो। मनल ने शिकवों में डूबी हुई निगाहें के साथ उसका झुका हुआ सर देखा था। वो उससे पूछना चाहती थी कि जो उसने इतनी बड़ी बातें अपने लबों से निकाली हैं, क्या उसके पास उनका कोई सबूत भी है? लेकिन साथ ही दिल में एक खौफ भी बुरी तरह से अंगड़ाई ले रहा था और बेदार हुआ था। अगर वो सच्चा हुआ तो, अगर उसकी बातें हकीकत हुई तो? वो शिकस्ता कदमों से फ्यूनरल हॉल से वापस आई थी। यकीन और बेयकीनी की कैफियत में डोलता हुआ उसका जहन अभी तक ज़रीर की बातों से गूंज रहा था। ज़रीर की आदत वो अच्छे से जानती थी। वो झूठ नहीं बोला करता था, लेकिन जो सच उसने सुनाया था उस पर भी तो यकीन नहीं किया जा सकता था। वो लिफ्ट से बाहर निकली तो उसके कदम अपने अपार्टमेंट की जानिब बढ़े थे, लेकिन वो रुकी हुई सांसों के साथ अपने सामने वाले अपार्टमेंट को देख रही थी, जिसका दरवाज़ा अध खुला था। एक शौक का एहसास उसके अंदर सरायत कर गया था। ज़ांग वान के घर की चाबियां तो उसके पास थी, फिर उसके घर में कौन आया था? दरवाज़ा क्यों खुला हुआ था? उसके कदम पे इख्तियारी में ही उसके घर की तरफ उठे थे। हैंडल पर हाथ रखे वो उसे मजीद धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई, जहाँ नीम अंधेरा सा फैला हुआ था। बालकनी का स्लाइडिंग डोर खुला हुआ था। तेज़ बरसती हुई बारिश की बूंदों के साथ साथ बादलों की घन गरज की आवाज़ें भी ज़ोर और शोर से वहाँ गूंज रही थी। वह आहिस्तगी से बिना आवाज़ पैदा किए चलते हुए अंदर आई थी। लाउंज खाली पड़ा था। सब कुछ सिमटा हुआ तरतीब से अपनी जगह पर था। जब से
زانگوان گیا تھا، وہ اکثر یہاں آیا کرتی تھی اور پروجیکٹ پر کام کیا کرتی تھی۔ وہ اس کے گھر کو بھی ویسے ہی مینٹین کر کے رکھتی تھی جیسے اپنے گھر کو رکھا کرتی تھی۔ وہ بالکنی کے پاس آئی، تیز ہواؤں کے ساتھ کتنی ہی بوندیں اس کے وجود پر پڑی تھی۔ وہاں لگا ہوا سرخ کرسٹل والا وائن چائم ہوا سے سرسراتا ہوا تیز آواز پیدا کر رہا تھا، جس کی سریلی سی دھن جل ترنگ سا مچاتے ہوئے خاموشی میں خلل ڈال رہی تھی۔ منل کی انگلیاں اسے ہی چھو رہی تھیں، جسے چھوتے ہی ایک یادوں کا ریلا اس کے ذہن میں امڑ آیا تھا، جس نے اسے بےقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ محبوب کی دوری دل میں اتنی بے چینیاں کیوں بھر دیتی ہیں؟ اسے دیکھے بنا سکون کیوں نہیں ملتا تھا؟ کہیں وہ دل گرفتگی کے ساتھ کھڑی تھی، تبھی ایک ہلکی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، نمکین پانی کی خوشبو، جیسے ساحل سمندر پر چلتی ہوئی ہواؤں کا کوئی نرم سا جھونکا ہو۔ ایک گیلی مٹی کی خوشبو تھی جو باہر سے آ رہی تھی، لیکن جو دوسری خوشبو کا احساس تھا وہ اسے اپنی جگہ منجمد کر گیا تھا۔ وہاں وہ تنہا نہیں تھی، کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں پلٹی تھی۔ اس نے ابھی تک وہی سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا جو جنازے میں پہن کر گیا تھا۔ منل کی سیاہ آنکھیں بے یقین تھی، سامنے کھڑے شخص کے چہرے کو تکتے ہوئے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں کسی کی بھوری آنکھوں کا عکس ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا، وہ چند قدم پیچھے ہٹی تھی۔ زریر کی باتوں پر اسے اب یقین آنے لگا تھا، لیکن یہ یقین اس کے اندر بہت کچھ توڑ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی تھی، اس کی سیاہ آنکھوں میں خوف سا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زانگوان کو نہیں، سالس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ سالس سے مل رہی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے مل کر خوش ہوں گی۔ اس کے رنگ اڑے چہرے کے خوف زدہ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کی طرح اس کی آواز بھی منل کے لیے انجان تھی، لیکن اس کے لہجے کی گرمائش سے وہ ناواقف نہیں تھی۔ اس کا انداز تخاطب اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ فریب اور حقیقت میں الجھی ہوئی وہ کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھی۔ وہ 3 سیٹر صوفے کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا جس کی اسکرین پر اس کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، لب سختی سے بچے ہوئے تھے۔ ٹیبلٹ پر ایک کئی سال پرانی CCTV ویڈیو چل رہی تھی۔ وہ زانگ شین کے آفس کی ویڈیو تھی اور وہ وقت ذلیل قمر کی قتل کا تھا۔ اسے جب اپنے باپ کے مرنے کی خبر ملی تھی، اسے یہی کہا گیا تھا کہ ان کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن منل نے کبھی یقین نہیں کیا تھا۔ اس نے جب ان کا چہرہ دیکھا تھا تو اس پر ایک بھی خراش نہیں تھی، ان کے وجود پر ایک بھی زخم نہیں تھا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ اس کا شک بے بنیاد نہیں تھا۔ جس نے ان پر گولی چلائی تھی وہ وہی نیلی آنکھوں والا شخص تھا جو ابھی نیچے کارپیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ صوفے سے ٹیک لگائے، ایک پیر موڑ کر گھٹنے پر کوہنی ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ سالس نے گلاسز نہیں پہنے ہوئے تھے، نیلی آنکھوں کو کسی چیز نے نہیں ڈھانکا ہوا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں تکلیف کا گہرا تاثر تھا۔ ستوانہ گلابی ہو رہی تھی، جس میں پہنی ہوئی سلور نوز رنگ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس طرح سے اس نے کبھی منل کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے سامنے آنے پر وہ نظروں کو جھکا لیا کرتا تھا، تادیر اس سے نگاہیں نہیں ملا پاتا تھا۔ آج اس کی نگاہیں بغاوت پر اتری ہوئی تھی۔ آج پلکوں نے جنبش کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سالس کی آنکھوں کے تاثر سے بے نیاز اس کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ اسے لگا تھا وہ ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے۔ اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھنا اس کے دل کو بری طرح سے جھنجھوڑ گیا تھا۔ منل نے لہو چھلکاتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ وہ تیز تنفس کے ساتھ اسے دیکھے جا رہی تھی، جس نے اپنا پورا رخ اس کی جانب کر لیا تھا۔ آپ مجھے نفرت سے دیکھ رہی ہیں، حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔ کسی کی جان لینا تمہارے لیے غلطی تھی؟ اس کی بھرائی ہوئی آواز تلخی بھری تھی۔ اسے اپنا آپا کھوتے دیکھ کر سالس نے ایک بوجھل سی سانس بھری تھی۔ میں کسی کو اپنے جذبات اور ذہنی حالت کے بارے میں بتا ہی نہیں پاتا۔ میرے پاس ہمیشہ الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، اور اگر کبھی الفاظ ساتھ دے دیں تو سامنے والا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس نے جیسے خود پر افسوس کیا تھا۔ اس وقت میں حواسوں میں نہیں تھا، میں شدید صدمے اور ذہنی طور پر توڑ پھوڑ کے حالت میں تھا۔ اس حالت میں انسانی دماغ کچھ بھی سوچنے سمجھنے یا صحیح غلط کی تفریق کرنے کی کیفیت میں نہیں ہوتا۔ میں بھی نہیں تھا۔ مجھے آپ سے ہمدردی تھی کیونکہ میں نے انجانے میں آپ کا بہت بڑا نقصان کیا تھا، آپ کے والد کی جان لے لی تھی۔ شرمندگی، ندامت، افسوس سب کچھ تھا، لیکن یہ احساسات کب انسیت میں بدل گئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ آپ کے چہرے میں مجھے کسی اور کا چہرہ دکھائی دیتا تھا، وہ بھی آپ کی ہی جیسی تھی۔
आप की ही तरह बातें करती थी। आपकी तरफ मुझे सिर्फ 2 चीज़ों ने माइल किया था, एक नदामत और एक हसीन से मुशाहबत। काश हम किसी और तरह मिले होते, न हमारे दरमियान नदामत होती और न ही किसी दूसरे की झलक। वो तमसादे बहती आंखों के साथ उसे बोलता हुआ सुन रही थी। वो एक अनजान आवाज़ में बात कर रहा था। उसका चेहरा ज़ांगवान का था, लेकिन उसकी आंखें और आवाज़ मुख्तलिफ थी। मनल को हमेशा उससे शिकायत रहती थी कि वो बहुत कम बोलता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। आज उसे इतनी बातें करते हुए देखना भी उसे तकलीफ का एहसास दिला रहा था। वो अब भी उससे शिकवा गुना थी। वो अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ बैठी थी, भीगी सी आंखों से उसे देख रही थी। सिया कोट उतारकर साइड पर रख चुका था वो। सिया शर्ट पर ढीली सी टाई के साथ उसकी आस्तीन के कप भी पीछे को पलटे हुए थे। मनल की नज़रें उसकी गर्दन पर फिसली थी, जहाँ पूरी शान से रोज़न का टैटू चमक रहा था। कौन हो तुम? उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसने पूछा। बाहर बिजलियाँ जोर से कड़क रही थी, जैसे किसी तूफान के आने का पैगाम दे रही हों। क्या आप मुझे नहीं जानती मादाम? उसने मुस्कुराते हुए उसके सिया स्टोलर के हाले में के चेहरे को देखा, जो हद दर्ज रोने के बाद सता हुआ था। ज़ांगवान को जानती थी, तुम्हें नहीं जानती। ज़ांगवान मेरे वजूद का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसे मैं सिर्फ आपके लिए सामने लाया था। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल था और सालिस ऐबदार है। उसमें खामियां हैं, कमियां हैं। वो खामियां और कमियां जो अगर किसी में मौजूद हो तो उससे मोहब्बत नहीं की जा सकती। उन्हें सिर्फ ठुकराया जाता है, उनसे नफरत की जाती है, उनके हिस्से में सिर्फ धुतकार आती है। उसी खौफ ने मुझे सालिस को छुपाने पर मजबूर किया था। दुनिया इतनी समझदार नहीं है जो मेरे जैसे लोगों को समझ सके, लेकिन आप। वो ठहरा, उसके आंखों में झांका, फिर मुस्कुरा दिया। आप दुनिया नहीं हैं मेरे लिए, ये पूरी कायनात अलग है, आप अलग हैं। अभी कौन हो? जो आप कहेंगी वो बन जाऊंगा। सालिस बन जाओ, मुझे उससे हिसाब चाहिए। मेरे बाबा को कत्ल करने का, जरीर के मॉम डैड को कत्ल करने का, जानियो शॉन और उसके भाई को कत्ल करने का, और उन सब का जिन्हें तुमने बेरहमी से मार दिया। वो टेक छोड़कर सीधा हुआ था। अब उसकी और मनल के दरमियान कुछ ही फासला था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। बारिश हनूस बरस रही थी। ठंडी हवाओं ने टेम्परेचर गिरा दिया था। सालिस आपका गुनहगार है और ज़ांगवान आपकी मोहब्बत। अपनी नफ़रत को मोहब्बत पर गालिब आने देंगी? मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। आपका झूठ भी मेरे लिए सच की हैसियत रखता है। तुम एक बेहिस इंसान हो जिसके हाथों पर अपने खूनी रिश्तों का खून है। मुझे किसी ने नहीं समझा, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की सालिस ऐसा क्यों है। बस सबने फतवे दिए, सजाएं सुनाई। एक दफ़ा भी ये नहीं पूछा कि सालिस ऐसे क्यों करते हो, वजह क्या है। कुछ तो बताओ, कुछ बोलोगे तो मसले का हल निकल आएगा। उसका लहजा मध्यम सा था। मैं एक कातिल से पूछूं कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया? तुम एक जहनी मरीज हो सालिस। वो जहर खुन से लहजे में फनकारी थी। अभी जिस चेहरे से उसे इंतहा की नफरत महसूस हो रही थी, कुछ देर पहले वो उसी की दीद की तमन्ना में बेकल थी। लम्हों में जज्बात और एहसास बदल गए थे। उसकी मोहब्बत पर उसकी नफरत गालिब आ रही थी। मुझे ये नाम देने से पहले आपको मेरे दिल में लगे जख्मों को देखना चाहिए था, उन तकलीफ़ों और गमों को महसूस करना चाहिए था जिन्होंने मुझे 1000 बार मौत देकर 1000 बार मरने के लिए ज़िंदा छोड़ दिया। शायद फिर आप समझ पाती कि सालिस कादिर जहनी मरीज नहीं है। तुम्हारे लिए कत्ल करना आसान था, माफ़ करने से भी ज़्यादा। मैंने हमेशा माफ़ ही तो क्या है, हमेशा सब्र ही तो क्या है, हमेशा अपने साथ नाइंसाफ़ी करके दूसरे के कसूर को बख्शे हैं। लेकिन मैं भी अब कितना सब्र करूं? हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। अब वो हद टूट चुकी है। अब सब्र मेरे बस का नहीं, अब बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे क्यों धोखा दिया तुमने? मेरे सामने ज़ांगवान का नकाब लगाकर क्यों आए थे? क्यों मुझे अपनी आदत डाली थी? उसकी आंखों से फिर तवातर से आंसू बह निकले थे। निगाहों में हाथ दर्द सा शिकायत भरी हुई थी। मजबूर हो गया था। आपके चेहरे में किसी और का चेहरा दिखाई देता था। आपकी तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगती थी। मैं नहीं जानता था मैं क्यों आपकी तरफ माइल हुआ, लेकिन एक बात का मैं आपसे एतराफ़ करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वह सख्ती से अपने लबों को एक दूसरे में पेवस्त किए उसे देखे गई। उसने अभी वही कहा था जो वो कभी शिद्दत से सुनने की मुंतज़िर रही थी, लेकिन अभी उसके वजूद में सिर्फ सन्नाटे की गूंज रहे थी। अब उस इजहार मोहब्बत की कोई अहमियत नहीं थी। उन लफ्ज़ों की उसके नज़दीक अब कोई कदर नहीं थी। मोहब्बत का एतराफ़ करते वो अल्फाज उसके लिए समंदर की सूखी रेत की तरह थे। तुमने इतने कत्ल किए हैं, इतने बेगुनाह लोगों की जान ली है,
क्या तुम्हें उनका एहसास है? वो नज़रअंदाज कर गई थी। उसने जो भी कहा था उसे सालिस की मोहब्बत दिखाई नहीं दे रही थी। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो सिर्फ उसका गुनाहों में डूबा हुआ वजूद और बेगुनाहों के खून से रंगे उसका चेहरा। सिर्फ आपके वालिद बेगुनाह थे, मुझे सिर्फ उनकी जान लेने पर अफसोस है। बाकी जो भी मेरे हाथों कत्ल हुए बेवजह नहीं हुआ। कादिर अंकल का क्या गुनाह था? क्या ये कि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया था? वो तुम्हारे बाप थे। जांगवान, तुमने कैसे कैसे उनकी जान ले ली? उसके दिल में वो तूफान बरपा था जो सिर्फ उस वक्त जोश में आता था जब एक ही दिल में नफरत और मोहब्बत एक दूसरे से टकरा जाती थी। उसके वजूद में भी अभी वही उठा पटक हो रही थी। मैंने कहा ना, आपके वालिद के अलावा कोई भी बेगुनाह नहीं था। क्या कसूर था कादिर अंकल का और बेला आंटी, जानी शोन और उसके भाई का? और भी कितने ही लोग हैं जिनको तुमने मार दिया। क्या तुम इंसान कहलाए जाने के काबिल हो? उनको दरमियान में मत लाएं, वो मेरे लिए गैर ज़रूरी हैं। अहम सिर्फ आप हैं। सिर्फ अपनी बात करें। अपनी बात करूं? क्या मैं तुम्हें यह बताऊं कि मुझे इस वक्त तुमसे कितनी नफरत महसूस हो रही है? वो जहरखुन से अंदाज में बोली। उस चेहरे से उसे वाकई में नफरत महसूस हो रही थी। एक वक्त ऐसा भी था जब उसकी खामोशी भी उसे सुकून देती थी। उसका बोलना उसे दुनिया से बेगाना कर दिया करता था जिसके साथ के उसने हसीन ख्वाब सजाए थे। लेकिन एक एक करके वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे जिनकी तकलीफ आंसू बनकर उसके सियाह आंखों से बह रही थी। मैं ऐसा क्या करूं कि आपके दिल से मेरी नफरत निकल जाए? पूरी दुनिया ने उससे नफरत की थी। पूरी दुनिया की नफरत को वो खातिर में नहीं लाता था, लेकिन सामने बैठी उस छोटी सी लड़की के सामने घुटने टेक गया था। उसका नफरत करना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी नफरत को सहने के लिए दिल राजी नहीं था। उसकी आंखों में सारिस ने हमेशा अपने लिए मोहब्बत देखी थी। अब उन्हीं आंखों में अपने लिए नफरत देखना उसे बुरी तरह से मस्तरब कर रहा था। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? उसका इस्तफसार किसी भी जज्बे से पाक था, सर्द और सपाट सा। सालिस ने चंद में उसके कर्ब में डूबी हुई आंखों को देखा। क्या वो उससे उसकी मोहब्बत की हद पूछ रही थी? शायद वो जानती नहीं थी कि सालिस का दिल नफरत और मोहब्बत दोनों अपनी हदूद से बाहर निकल कर किया करता था। अगर किसी से नफरत हो गई तो उसकी जान लेने से भी नहीं चुकेगा, और अगर मोहब्बत हो गई तो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा। मनल के लिए वो जान दे सकता था। उसका भारी सा लहजा और सहर अंगेज सी आवाज़ लाउंज में किसी खुशबू की तरह बिखरने लगी थी। आपके लिए जंगें लड़ी जा सकती हैं, तख्त गिराए जा सकते हैं, महलों को खाक और ताजों को राख बनाया जा सकता है। आप जो कहेंगी मैं आपके लिए करूँगा, जो मांगेंगी ला कर दूंगा। सारिस का हाथ नरमी से उसके गाल पर फिसलते हुए आंसू को चुन रहा था। अगर आप रो रही हैं तो फिर दुनिया के किसी इंसान को मुस्कुराने का हक नहीं है। आप उदास हैं तो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। उसका रोआ रोआ समात बना हुआ था। एक के बाद एक तवातर से आंसू बहते गालों पर निशान छोड़ रहे थे। उसका भारी सा वो गंभीर लहजा कभी वो दुनिया वो आफामिया से बेखबर होकर सुना करती थी जो उसकी धड़कनों की रवानगी को बढ़ा दिया करता था। अब न दिल में कोई हलचल थी, न ही कोई लतीफ़ और जज्बा। एक गहरा सकूत था जिसने पूरे दिल को अपनी लपेट में ले रखा था। इस दुनिया को मोहब्बत से नहीं, सिर्फ ताकत के जोर पर चलाया जा सकता है। मोहब्बत के जोर पर जंगें नहीं जीती जाती, इसमें सिर्फ गुलामी की जाती है। और मुझे गुलाम बनना कभी पसंद नहीं था, लेकिन उसने बात अधूरी छोड़ दी, जैसे वो ही अपनी ही कही बात पर अमल न कर पाया हो। आपकी मोहब्बत के आगे मैं घुटने टेक गया था। आपके कदमों में मुझे शिकस्त हो गई थी, और ये शिकस्त मुझे हर चीज़ से बढ़कर अजीज है। जानते हो तुम्हारी मिसाल कैसी है? उसने अपनी भीगी सी आवाज़ में अनजान महसूस किया। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बैठी थी। वो नीली आंखें उसके लिए अनजान थी, लेकिन उनसे झलकता हुआ जज्बा उसके लिए ना आशना नहीं था। तुम्हारी मिसाल उस जहर के जैसी है जो एकदम से नहीं मारता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रोगों में सरायत करता है, जो न मरने देता है और न ही जीने। तुम उसी जानलेवा जहर की तरह हो। वो उस इंसान के लिए ये सब महसूस कर रही थी जो उसे सारी दुनिया से बढ़कर अजीज था। उसकी आवाज़ भी पत्थरों की सी सख्ती लिए हुए थी। तो मैं जहर हूँ? उसके लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आहिस्ते से अपना हाथ उसके रुखसार से हटाया लिया। वो जहर जो मेरी जान ले रहा है। काश मैं आपको ये दुआ दे सकता कि सालिस की उम्र भी आपको लग जाए। ज़रीर कादिर से जुड़े हर चीज़ से नफरत की है मैंने, लेकिन आपसे नहीं कर सका। आप सिर्फ वाजिब अल मोहब्बत हैं। बादलों की घनगरज में तेज़ी आ रही थी। तेज़ बारिश ने किसी तूफ़ान की सूरत इख्तियार कर ली थी। विंड चाम की आवाज़ शोर पैदा कर रही थी, लेकिन उस सब से बेनियाज वो दोनों वजूद उस नीम अंधेरे से लॉन्च में आमने सामने कालीन पर बैठे थे, एक दूसरे को मुख्तलिफ जज्बों के साथ देख रहे थे।
एक की आंखों में नफरत और शिकवे थे तो दूसरे की आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। मैं जरीरे से शादी कर रही हूँ। वाइन चाइन की शोर थम गया था। बादलों ने चुप साध ली थी। हवाओं ने अपनी सिमत बदल ली थी। गहरी होलनाक सी खामोशी थी और उस खामोशी में वो शोर गूंज रहा था जिसने सालिस कादिर के वजूद में जलजले की सी तबाही मचाई थी। वो जानता था वो उससे बदला लेने के लिए ऐसे कह रही है। वो ये भी जानता था कि वह उससे मोहब्बत करती है। उसे ये भी मालूम था वो भी उससे तकलीफ से दो चार करना चाहती है, लेकिन जानते बुझते भी उसकी बात ने फिर भी इतनी ही शिद्दत से उसके दिल में वहाँ खंजर उतारा था जहाँ उसकी मोहब्बत का बसेरा था। वो जगह बाकी जख्मों से अलग थी। उस सरजमीन पर सिर्फ मोहब्बत के गुलाब खिले हुए थे। टिमटिमाते दिए रोशन थे, खुशबुएं बसी हुई थी, लेकिन जैसे सब कुछ एक नुकीले वार की नज़र हो गया था। दिए टूट गए थे, गुलाब जल गए थे। खुशबू की जगह अब मौत का गहरा सकूत था। जिस दिल को बचाते बचाते वो निढाल होने को आया था, वो दिल अब एक झटके में उजड़ गया था। वो सालिस की झुकी हुई गर्दन को देख रही थी। वो साकित वजूद के साथ बेजंबिस बैठा था, जैसे सांस भी ना ले रहा हो। उसकी धड़कनें थमने लगी थी, जैसे किसी ने भारी सी चट्टान उसके सीने पर धर दी हो। हर नए मिलने वाले जख्म की तकलीफ पहले से ज़्यादा होती थी, लेकिन इस जख्म ने मौत की सी तकलीफ पहुंचाई थी। वो चला गया था बिना कुछ कहे, बिना उसकी बात पर कोई रद्द अमल दिए, जैसे वो बोलना ही भूल गया था। ना शिकवा, ना एतराज़, ना गुस्सा। उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। उसकी खुशबू, उसका जानलेवा एहसास मनन को अभी भी अपने वजूद से लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। वो अपनी जगह से नहीं उठी थी, वहीं साकित व जामिद बैठी अपनी किस्मत से शिकवा कुना हो रही थी। वो सोफे से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी थी। वो भूल गई थी कि उसे वहाँ बैठे कितना वक्त गुजर चुका है। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई थी। उसने आहिस्ते से सुता हुआ चेहरा और सूजी हुई आंखें उठाकर नवारिद को देखा तो सनाशाई की रमक निगाहों में जगमगाई, लेकिन दूसरे ही लम्हे वहाँ सर्दपन फैल गया था। क्या वो तुमसे नाराज़ होकर गए हैं? वो सालिस के मुतालिक पूछता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। बासिल, तुम्हें उस शातिर और धोखेबाज इंसान की नाराज़गी की परवाह है? वो एकदम ही तड़क कर बोली थी। गुस्से तो उसे बासिल पर भी जी भर कर आया था। जब मैं उन्हें जानता नहीं था तो मुझे भी वो ऐसे ही लगते थे, बेहिस, सफा, कातिल। लेकिन अब मैं उन्हें जान गया हूँ। अब मेरे दिल में उनके लिए अकीदत है। उसने तुम्हें अपना नायब बनाकर भेजा है, यही काम करते हो तुम उसके लिए? उसने सख्त और कटीले से लहजे में पूछा। उसने कुछ नहीं कहा था, नफी में सर हिलाते हुए गहरी सांस भरी। वो जानता था उसे अभी एक कटहरे में खड़े होना था, जहाँ मनन ने उससे कड़े सवाल व जवाब करने थे, लेकिन उसके लिए बासिल महमूद को बहुत सी एनर्जी चाहिए थी। कुछ देर बाद वो कॉफ़ी के दो भाप उड़ाते हुए मग लेकर उसके सामने आकर बैठा। तुम तो मेरे सामने से चले जाओ, वरना सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। तुम्हें सर फाड़ना है, मुंह तोड़ना है, जो करना है वो करो, लेकिन एटलीस्ट सुकून से पहले मेरी बात सुन लो। क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्या उन धोखों की तफसील सुनूं जो तुम और सालिस ने मिलकर दिया है? वो भाड़ खाने वाले अंदाज में बोली। शदीद गुस्से की वजह से उसके वजूद में भी लर्जिश सी थी। तुम्हें किसी ने कोई धोखा नहीं दिया है मनल। मैं तुमसे यहाँ अपनी बात करने आया ही नहीं था। मुझसे हिसाब किताब फिर किसी दिन कर लेना। मुझे अभी तुमसे सालिस की बात करनी है। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी। उसने चबाकर कहते हुए नफरत से मुंह फेर लिया था। दिल का दर्द बढ़ता जा रहा था। सख्ती से पलकों को मीचकर रोने से खुद को बाज रख रही थी। बासिल ने कंधे पर से बैग उतारकर उसमें से कुछ फाइलें निकालकर उसके सामने रखी। वो डॉक्टर सालिस हैं, एक माहिर नफ्सियात। जानती हो उन्होंने नफ्सियात की फील्ड क्यों चुना? वो खामोश रही, लब भीजे बैठी रही। वो बासिल को देख भी नहीं रही थी। मेरा नाम जांगवान है। 7-11 मार्ट में कैशियर की पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। मैंने पढ़ाई मुकम्मल नहीं की। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से हाई स्कूल में पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ गई थी। उसके दिल में गुजरी बातें याद करके फिर से शिकवे जागे थे। उन्हें अपने जैसे लोगों की मदद करनी थी। उसने एक फाइल मनल की जानिब बढ़ाई थी। उसमें उनके पेशेंट के रिमार्क्स लिखे हुए हैं जिन्होंने उनसे थेरेपी सेशन लिए हैं थे। तुम्हें पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सालिस इलाज नहीं कर देता, वो वक्त देता है, सुन लेता है, संभाल लेता है, और यही सबसे बड़ा मरहम होता है। उसने हमें बताया है कि हम भी मोहब्बत किए जाने के काबिल हैं। उसने अब एक सिया फाइल उठाकर उसके सामने रखी थी जो कतरा भारी थी। इसमें भी उनके पेशेंट के ख्यालात हैं। जानती हो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें लगा वो हमारी मदद कर रहा है, लेकिन वो हमें मौत के मुंह में धकेल रहा था। वो हमारे खौफ को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो तुम्हें कुछ करने को नहीं कहेगा, लेकिन तुम वही करोगे जो वो चाहता है। वो मौत बांटने वाला फरिश्ता है।
वो जो बेदिली से उसकी बातें सुन रही थी, अब क्या वो नाकाबिले फहम अंदाज में उसे देखने लगी थी। वो उसके चेहरे पर लिखे सवाल को बखूबी समझ गया था। इन दोनों में फ़र्क है, जो उसे एक फरिश्ता समझते हैं वो सारे पेशेंट एक जैसे हैं, नज़रअंदाज किए हुए, ठुकराए हुए, दुनिया से कटे हुए, जिन्हें कहीं कबूल नहीं किया जाता। और इस फाइल के पेशेंट वो हैं जो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जो उन बच्चों को वैसी मोहब्बत और तवज्जो नहीं देते जो उनका हक होता है, जिन्होंने एक से ज़्यादा शादियाँ कर रखी होती हैं, जो कादिर हुसैनी की तरह अपने बच्चों को ऑन नहीं करते। वो उनकी बीमारियों का इलाज करने के बजाय उन्हें मज़ीद बीमार कर देता है। तुम ये सब कैसे जानते हो? उसने परेशानी पर बल डाले पूछा था। तुम्हें शिकवा है? मैंने तुमसे मिलने नहीं आया। मैं 7 दिनों से सिर्फ उनके रिकॉर्ड रूम में बैठकर उनके बारे में जान रहा था। उनकी ज़िंदगी, उनका क्लिनिक, ब्लू हाउस, सब कुछ जो कुछ मुझे मालूम हुआ वो सब मैं तुम्हें बताने आया हूँ, ताकि जो गलती मैंने की उन्हें बुरा समझने की वो तुम ना करो। लेकिन वो ये सब क्यों करता है? अपने मरीजों के दरमियान उसने तफरीक क्यों रखी है? मनल की निगाहें कॉफ़ी के मग से उठती हुई भाप को देख रही थी। उसके लिए ये बातें हैरानगी का बात थी, जिसे वो शफाक और बेरहम समझ रही थी। उसके रहम दिली के बारे में सुनना उसे चौंका रहा था। पहली कैटेगरी के मरीज उन्हें अपने जैसे लगते हैं, तन्हा, मासूम, दुनिया की इस भीड़ में बिल्कुल अकेले। दूसरी कैटेगरी के लोग कादिर हुसैनी और बेला जैसे हैं, जिन पर वो रहम नहीं करता, उनसे बदला लेता है। लेकिन क्यों बासिल? वो क्यों सबके लिए मौत का फरिश्ता बना हुआ है? क्यों लोगों से उनकी ज़िंदगियाँ छीन रहा है? मनल की भीगी आंखें और टूटा हुआ लहजा गमों से निढाल था। बार बार उसके जहन में कभी जलील कमर तो कभी बेला और कादिर की बेरहम मौत नमूदार हो रही थी। उन्हें एक बीमारी है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। बासिल का अंदाज धीमा सा था। बीमारी? उसने बुरी तरह चौंकी थी। साले जैसा सेहतमंद नौजवान किसी बीमारी का शिकार था? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब उस बीमारी की जड़ें हैं। ये तब पैदा होती है जब इंसान का बचपन नाकाबिले बर्दाश्त होता है, बेरहम अजियत में डूबा हुआ। उनका बचपन भी ऐसा ही था। ना माँ बाप की शफकत और मोहब्बत कभी मिली, ना ही कोई जज्बाती सहारा था। ये बीमारी तब ज़्यादा पावरफुल हो जाती है जब एक जहन इतने जख्म से लेता है कि उसकी शख्सियत कई हिस्सों में बढ़ जाती है। एक नरम दिल जानवरों और परिंदों से मोहब्बत करने वाले इंसान के अंदर इतना जहर और नफरत भर दी जाती है कि वो अपनी ही ज़ात में उलझ जाता है। वो अपने आप को ही समझ नहीं पाता। जब उनकी बहन की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, उसके अगले ही दिन उन्होंने तुम्हारे फादर वो लम्हे भर के लिए रुका। मनल की जख्मी सी निगाहें और भिजे हुए लबों को देखते हुए अपनी बात का सिलसिला जारी रखा। वो एक जहनी ब्रेकडाउन था। वो सदमे की कैफियत में थे। उस वक्त बहन की मौत हर जख्म पर भारी थी। ऐसा शख्स जो हवासों में नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। मैं उन्हें जस्टिफाई नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें यह भी समझने की ज़रूरत है, गोली चलाने से पहले वो कैसे इंसान थे। इससे पहले उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में गन को छुआ भी नहीं था। उनके रहमदिली के किस्से हर एक ज़बान पर रहते हैं। फिर ऐसा इंसान क्यों किसी की जान लेगा, जबकि न जलील कमर से उनकी कोई जान पहचान थी, न ही दुश्मनी। वो अपने अमल पर सख्त शर्मिंदा थे। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारे लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मुझे तुम्हारे पास इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं तुम्हें कभी किसी मसले में फंसने ना दूँ, तुम्हारी हिफाजत करूँ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा प्रोटेक्टर बनकर रहूँ। वो ज़रा देर के लिए रुका था, गर्म कॉफ़ी का मग उठाकर 2 घूंट भरे थे, फिर एक बोझल सी सांस लेते हुए खुद को मज़ीद बोलने के लिए तैयार किया। अगर मैं बात करूँ जांगवान की, तो जांगवान उनके वजूद का वह हिस्सा है जो उनके बचपन की तरह मासूम है, जो नेक दिल और मोहब्बत करने वाला इंसान है, जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब खतरा सामने आता है तो जांगवान छुप जाता है और तब सालिस मंजर आम पर आता है, सर्द, बेरहम और ख़तरनाक। अगर वो तुम्हारे सामने सालिस बनकर आते तो क्या तुम उन्हें कबूल करती? सालिस कादिर एक ऐसा इंसान है जो जख्म खुर्दा है, जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, जो बस इंतकाम लेना चाहता है, जिसे दूसरे के दर्द महसूस नहीं होते। लेकिन जांगवान, उसे मोहब्बत चाहिए। वो एक डरा सहमा सा बच्चा है जो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, कोई ऐसा सहारा, कोई ऐसी मोहब्बत जो उससे गैर मशरूत मोहब्बत करे, उसे गले लगा कर कहे कि वो भी अहम है, वो भी मोहब्बत किए जाने के काबिल है, वो तन्हा नहीं है। वो मोहब्बत तुमने उसे दी थी। तुम वो पहली इंसान हो जिसने उसे चाहा था। तुमसे पहले उसकी ज़िंदगी में जितने भी रिश्ते रहे थे, उनके नाम नेहात मोहब्बत के पीछे उनके घर छिपे हुए थे। जांगशीन ने अपनी रकीब की औलाद को इसलिए मोहब्बत दी ताकि उसे मोहरा बनाकर उसके सगे बाप के सामने ले जाकर खड़ा कर सके।
बेला कादिर के लिए उसका बेटा कादिर की प्रॉपर्टी का वारिस था, और कादिर हुसैनी, उन्हें तो कभी उससे मोहब्बत थी ही नहीं। उनके पास सालिस के लिए सिर्फ नफरत थी। जब उन्हें तुम मिली वो वही पहले वाले जांगवान बन गए जिनके दिल में कभी किसी के लिए बुराई नहीं थी। वो यही समझते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत उन्हें संभाल लेगी। तुम सालिस की वजह से जांगवान से नफरत मत करो। उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी बीमारी को सिर्फ तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत ही दवा की सूरत में चाहिए। बासिल के लहजे का शहर हर तरफ बिखरा हुआ था। बारिश थम चुकी थी। बादलों ने गरजना छोड़ दिया था। आसमान पर खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर पहले जो हर तरफ एक भयानक सा शोर गूंज रहा था वो मान पड़ चुका था। बस बारिश के बाद की हल्की सी खुशबू थी या मसरूर सी ठंडी हवाएं। हो गया तुम्हारा? उसकी इतनी तवील बात के जवाब में मनल जलील ने फ़कत इतना ही पूछा था। मनल प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बासिल ने मिन्नत से कहा था। वो जो दूसरों की कहानियों में अल्फाज की कमी को पूरा करता था, आज खुद के लिए उसके पास लफ्ज़ों का अकाल पड़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह उसके सहन और दिल से सालिस के लिए बदगुमानी निकाले। ठीक है, मैंने मान लिया उसके साथ प्रॉब्लम है। उसे किसी का दुख दर्द तकलीफ कुछ महसूस नहीं होता। वो पत्थर का इंसान है। हवास में नहीं होता तो किसी की जान भी ले लेता है। मैं ऐसे इंसान को माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन उसके साथ मोहब्बत कैसे कर लूँ बासिल? वो तो मेरी जान भी ले सकता है। तब भी तुम यही कहोगे किसी ट्रॉमा की वजह से उससे गलती हो गई। किसी की जान लेना गुनाह है, गलती नहीं है। वो आज़ाद शौकी थी। जांगवान और सालिस की शख्सियत ने उसे बुरी तरह उलझा दिया था। उसके जहन में झक्कर से चल रहे थे, कभी जांगवान की सैर अंगेज़ी बातें तो कभी सालिस कादिर की तल्ख सच्चाई उसे बुरी तरह झंझोड़ रही थी। यकीनन ये सारी बातें बताकर उसने तुम्हें अपना वकील बनाकर भेजा होगा, लेकिन उससे जाकर कह दो कि आइंदा मेरे सामने भी ना आए। मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो तकलीफ़ में थी। उसके दिए गए धोखे की तकलीफ को संभाल नहीं पा रही थी। इंतशार उसके रग रग में लावा बनकर बह रहा था। वल्लाह उन्होंने मुझे नहीं भेजा, मैं खुद उनका वकील बनकर आया हूँ। उन्होंने कभी भी अपने हक के लिए किसी से कुछ नहीं मांगा। मुझे यकीन है तुम्हारे पास से भी खाली हाथ ही गए होंगे। उसे बेइख्तियार ही सालिस की झुकी हुई गर्दन याद आई थी। उसकी जख्मों से चूर नीली आंखों का सुर्ख रंग याद आया था। वो उसके पास से खाली हाथ ही गया था। वो बिछे हुए लबों के साथ उठ गई थी। एक खाली सी निगाह पूरे लाउंज पर डाली तो वह विंड चाइम पर जाकर ठहर गई थी, जो हल्की सी मधुर सी धुन बिखेर रहा था। कितनी मोहब्बत भरे दिल के साथ उसे वहाँ लगाया था। मैं किताबें नहीं पढ़ता। हकीकत के रंग इतने बेरंग होते हैं कि उन्हें संवारने के लिए झूठ के खूबसूरत रंगों की ज़रूरत पड़ती है। लगता है तुम माजी को याद रखने वालों में से नहीं हो। माजी को याद रखना यानी एक बोझ अपने कंधों पर उठाकर जीने जैसा है। माजी बोझ होता है, ना खुशगवार यादें और बातें और लोग जगह, क्या ये सब बोझ नहीं होता? उसके दिल में एक होप उठी थी। बालकनी में खड़ी हुई वो आस्ते के साथ वाइन चाइम में लगी हुई सुर्ख क्रिस्टल की छू रही थी। यादों का सैलाब था जो उसे अपने साथ बहा ले जा रहा था। अगर कहानी के इख्तिताम में जुदाई मुकद्दर बनेगी तो मैं वो सफा जला दूंगी। दो दिलों के दरमियान कभी जुदाई नहीं आने दूंगी। महबूब की जुदाई मौत होती है। मैंने ये मौत कभी किसी किरदार को नहीं दी। ना मैं विलन को मारूंगी, ना ही उसके साथ ना इंसाफी होने दूंगी। उसे अपने ही अल्फाज समातों में गूंजते हुए सुनाई दे रहे थे जब बटरकप में बैठकर वो और बासिल कहानी के प्लॉट पर डिस्कशन कर रहे थे। बासिल उसके पीछे पड़ा था कि मनफी किरदार को मारने के लिए, और वो मुसलसल इनकार करते हुए विलन की साइड ले रही थी। उसका वो नॉवल अभी अधूरा था। अभी तक उसने विलन को अंजाम नहीं दिया था। उसकी कहानी में वो जिंदा था जिसे उसने सारी नफरतों से बचाकर संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन वो सालिस को नहीं संभाल सकी थी। उसे वो तन्हा छोड़ गई थी। उसका नकाब उतरने के बाद जो चेहरा उसने देखा था वो अभी तक उसे कबूल ही नहीं कर पाई थी। अभी भी सब कुछ उसे एक भयानक ख्वाब की तरह लग रहा था। और भी दुखे ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें और भी हैं, वसल की राहत के सिवा। वो जब हेड ऑफिस की इमारत से बाहर निकला तो उसे अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ देखा था। सियाह पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने वो गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा था। सीने पर बाजू बांधे झुकी गर्दन के साथ ही अपने जूतों को देख रहा था। बादल को लगा वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लगता है। सूरज की नरम सी किरणें उसके वजूद को चमका रही थी। उसने सुना था कि खूबसूरत चेहरे वाले अक्सर अपने नसीब से मात खा जाते हैं। जितने असली उनकी सूरत होती है, उनके नसीब इतने ही अंधेरे और आजमाइशों वाली रातें लिखी होती हैं। उसे देखकर बासिल को समझ आया था कि जिसने कहा था सच ही कहा था। क्या आप कहीं जा रहे हैं?
करीब से बासिल की आवाज़ सुनकर वो चौंका था, फिर सर अस्बात में हिलाया। एक लंबे सफ़र पर मैं भी आपके साथ चलता हूँ, वो फ़ौरन बोला। वो ये फरामोश कर गया था कि कल सालिस ने हेड ऑफिस की सारी जिम्मेदारी उसे दे दी थी। सालिस की गैर मौजूदगी में अब उसे वहाँ सब मैनेज करना था और आज वो सब भुलाकर उसके साथ जाने की बात कर रहा था। तुम वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे किसी के साथ कभी रास नहीं आता बासिल, मुझे तन्हा रहना है। उसकी बेतासुसी आवाज़ उसे चुप करवा गई थी। उसकी जिद वहीं ख़त्म हो गई थी। वापस कब आएंगे? वापस नहीं आऊँगा। मुझसे मिलने के लिए तुम्हें ही मेरे पास आना होगा, लेकिन आने में जल्दी मत करना, ठहर कर आना। शुक्र है वो मिलने से इनकार नहीं कर रहा था। लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन आपने तो कोई सामान साथ नहीं लिया, उसने सवालिया अंदाज में पूछा। अपना ख्याल रखना बासिल, तुम पर एतमाद करके मुझे मायूसी नहीं हुई। उसका सवाल नज़रअंदाज करके उसने मुस्कुराते हुए बासिल के साने पर हाथ रखा था। उसे मुस्कुराता हुआ देखा, बासिल के अंदर सुकून दौड़ गया था, वरना सालिस की चुप ने उसे मुस्तरब कर रखा था। मेरे लिए खुशी की बात है, वो तशक्कुर से बोला। सालिस के मुंह से अपने लिए तारीफी कलामात सुनकर उसके रोम रोम में सरोशारी दौड़ गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठने से पहले उसने एक आखिरी निगाह ब्लू हाउस के पुरशिकवा इमारत पर डाली थी, फिर सियाह गॉगल्स लगाते हुए अंदर बैठ गया। 2 उंगलियों को पेशानी के साथ लगाते हुए उसने आखिरी दफ़ा बासिल को मुस्कुराते हुए अलविदा कहा था। उसकी गाड़ी जैसे ही वहाँ से निकली थी, बासिल ने अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करके कान से लगाया था। ट्रेसर ऑन है ना? उसने कदर संजीदगी से पूछा, तो दूसरी जानिब से जवाब सुनकर उसने फ़ोन काट दिया था। वो पुरसोच नज़रों से उसकी धूल उड़ाती हुई गाड़ी को नज़र से ओझल होते हुए देख रहा था। वो कहीं दूर जाने की बात कर रहा था। न उसके हाथ में सफरी बैग था, न पासपोर्ट। बासिल उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता था। वो जानना चाहता था कि उसका इरादा कहाँ जाने का था, मुल्क से बाहर या ताइवान के किसी दूसरे शहर। उसकी गाड़ी में लगे ट्रेसर को मुसलसल मॉनिटर करते हुए बासिल को आगाह किया जा रहा था। उसने गहरी सांस भरते हुए उस बुलंद इमारत को देखा जिसका सरदार जा चुका था और जाते हुए अपनी जगह उसे दे गया था, वही जगह जिसके लिए उसने खून बहाकर कुर्बानी दी थी। लेकिन बासिल को वो सरदारी बिना खून बहाए ही मिल गई थी। अब वो ड्रैगन फोर्स के सियाह सफ़ेद का मालिक था। वह अपनी मर्जी के फैसले कर सकता था। जिस जगह ने उसे पनाह दी थी, उसे दुनिया के सर्दो गर्म से बचाया था। जिस जगह का वो एहसानमंद था, आज उसी जगह का मालिक बन बैठा था। सालिस के वापस आने तक सारी जिम्मेदारियां अब उसके हाथ में थी। ताइवान की साफ सुथरी सड़क पर गाड़ियों का अस्तम रवा था, जिनके दरमियान उसकी सुर्ख बगाटी भी दौड़ रही थी। एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए उसकी निगाहें विंड स्क्रीन को देख रही थी। सुबह की 11:30 बजे का वक्त था। आज आसमान खुला खुला सा काफ़ी रोशन था। आज बादल नहीं थे, सूरज पूरी शान से दमक रहा था, वरना तो गुजरे दिनों में बादलों के साथ उसके खूब आँख मिचौली होती थी। उसका रुख तामसुई दरिया की जानिब था। गाड़ी की रफ्तार उसने तेज़ कर दी थी। सियाह पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहने उसकी कलाई में अभी भी वही घड़ी बंधी हुई थी जो जरीर ने उसे दी थी। उसके चेहरे पर सकूत था, जैसे वह किसी भी जज्बे से वाकिफ़ ही ना हो। उसके वजूद में भी कोई जंबिश नहीं थी, बस कुछ सोचें थी जो आहिस्तेगी से उसके जहन में गूंज रही थी। उसे अपने ही कई बातें सुनाई दे रही थी जो उसने बासिल से कही थी। पता है तुम्हारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? तुम दोनों तरफ रहना चाहते हो, दोस्ती भी निभाना चाहते हो और फ़र्ज़ भी, और यही चीज़ तुम्हें मुकम्मल एक तरफ नहीं होने दे रही। वो भी तो 2 लोगों के दरमियान बटा हुआ था। उसे भी भाई चाहिए था और मोहब्बत को भी नहीं छोड़ सकता था। सालिस कादिर उस लाइन के बीच में खड़ा हुआ था जहाँ एक तरफ मनल जलील थी और दूसरी जरीर बिन कादिर। उसे दोनों में से एक का इंतखाब करना था। दोनों में से किसी को भी चुनना उसके लिए ज़िंदगी मिल जाने जैसा था, और किसी एक को भी छोड़ना मौत के मुतरादिफ था। सच यही है, जो दोनों तरफ होता है वो कभी एक का नहीं बन सकता। एक को छोड़ना ही पड़ता है, चाहे खुशी से या फिर बेदिली से। ना वो जरीर को छोड़ना चाहता था और ना ही मनल को। वो दोनों उसकी ज़िंदगी थे, लेकिन बदकिस्मती से उन दोनों ने ही उसे छोड़ दिया था, ठुकरा दिया था। उसे सख्ती से कहा था कि वो दोबारा अपनी शक्ल न दिखाएं, न मिलने की कोशिश करें। उसके साथ वही किया जो हमेशा से दुनिया करती आई थी। न जरीर ने भाई होकर उसे समझने की कोशिश की, न मनल ने। हालांकि वो तो मोहब्बत की दावेदार थी। वो तो महबूब की 1000 खामियों को भी नज़रअंदाज करने की बातें किया करती थी, लेकिन अपनी दफ़ा में उसके असूल बदल गए थे। वो किस किस बात का अफसोस करता, किस किस जख्म पर मरहम रखता। क्या ये दुनिया जन्नत नहीं बन सकती? जन्नत कैसे बन सकती है? जन्नत तो जान मांगती है। वहाँ जाने के लिए जान दे कर कीमत चुकानी पड़ती है।
वो सोचने समझने की कैफियत में नहीं था। वो पहले भी एक तिकोन में था, ज़रीर और हसीन के साथ। वो तिकोन हसीन ने तोड़ा था, वो दरमियान से निकल गई थी। वो आज भी एक तिकोन में था, ज़रीर और मनल के साथ। इस दफ़ा तिकोन तोड़ने की जिम्मेदारी सालिस बिन कादिर की थी। एक बोझल और सुस्त सी सुबह ने जोंगशान की सड़क पर भी डेरा जमाया हुआ था। गर्म कॉफ़ी की महक और डोनट्स की खुशबू लोगों को खींचकर बटर कप के अंदर लेकर आ रही थी। मनल उदासी से मेज़ पर बैठी हुई बिल्ली को देख रही थी, जो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए नाराज़ सी लगती थी। जब से मनल उसे कैफ़े लेकर आई थी, तब से वो एक ही जगह बैठी थी, वरना तो सारा दिन कस्टमर्स के साथ खेलती कूदती रहती थी। क्या मेरा बच्चा बीमार हो गया है? मनल उसे गोद में उठाए पुचकारते हुए सर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन वो फ़ौरन मचलते हुए उसकी गिरफ्त से निकल गई थी, जैसे उसका छूना भी उसे नागवार गुजरा हो। जब से सालिस बटर कप को छोड़ कर गया था, वो तब से ही उदास और सुस्त रहने लगी थी। लेकिन आज तो उसका दिल जैसा हर शय से बेजार हो गया था। एक जगह बैठ जाती तो वहाँ से उठती ही नहीं थी। मनल काफ़ी देर से उसे देख रही थी। जब रहा न गया तो उसे गोद में लेकर उसे प्यार करना चाहा, लेकिन उसे वो भी नहीं चाहिए था। तुम्हें भी उसकी याद आ रही है? मनल ने उसके गले में बंधे हुए उस ब्रेसलेट को देखा जो सालिस ने उसे तोहफे में दिया था। तुमने उसको दोस्त को नाराज़ कर दिया, इसलिए ये तुमसे खफा है। अपने पीछे से उभरी आवाज़ पर मनल ने मुड़कर उसे देखा था, जहाँ वो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि ज़मिया को देखकर उसके लबों पर कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी। वो खामोशी से उसे देख रही थी। वो आहिस्ते से चलते हुए ज़मिया के पास आई। तुमने भी मुझसे मोहब्बत उसके कहने पर की थी? उसकी भीगी सी आंखें और भर्राया हुआ सा लहजा सुनकर ज़मिया ने गहरी मलाल से उसे देखा था, फिर आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगा लिया। क्या फ़र्क पड़ता है कि हम किसकी वजह से मिले थे? अहम यह है कि हम एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। तुमने मेरी वजह से अपना नाम, अपनी शख्सियत। वो आंसू के दरमियान बोल रही थी, लेकिन अपनी बात मुकम्मल नहीं कर सकी थी। हम दोस्त हैं मनल, दोस्ती में कुर्बानी देना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़मिया ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके बाजू को थामा था। मुझे लगा था मैं यहाँ आऊँगी तो तुम्हारी नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, मुझे धोखेबाज कहोगी। ज़मिया की कुछ मसनूई बेबसी भरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिलाया। तुम तो मजबूर थी, गलती तो उसकी है जिसने तुम्हें मजबूर किया। मेरे लिए धोखेबाज तुम नहीं हो। उसने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा तो ज़मिया भी तशक्कुर से मुस्कुराई थी। मनल मैडम, आपके लिए लेटर है। ज़की ने एक खाकी रंग का लिफाफा लाकर उसकी तरफ बढ़ाया था। कहाँ से आया है? उसने लिफाफे को उलट पलट करते हुए पूछा, जहाँ भेजने वाले की कोई तफसील दर्ज नहीं थी। मालूम नहीं, उसने लाइल्मी से साने उचकाए। मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ ज़की, ज़मिया ने चेयर को खींचते हुए उसे कहा, फिर कंधे पर से बैग उतारकर मेज़ पर रखा था। कॉफ़ी के साथ कुछ और चाहिए आपको? बस एक क्रोसो। तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? मदन ने लिफाफा चेक करते हुए उससे पूछा, जो इत्मीनान से बैठती हुई अपने फ़ोन पर मसरूफ़ थी। आज का दिन तुम्हारे नाम। आज हम ताइपे की सैर को निकलेंगे। सारा दिन आवारागर्दी करेंगे, सड़कें नापेंगे और देर से घर लौटेंगे। वो जैसे पूरे दिन का शेड्यूल तरतीब देकर बैठी थी। मनल मुस्कुराते हुए वो सफ़ेद रंग का खत खोलते हुए काउंटर से टेक लगाकर खड़ी हो गई थी। वो तह में बंद किया गया। वो खत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, उसका मतन भी मुख्तसर सा था। उस पर लिखी हुई पहली लाइन पढ़कर ही बुरी तरह चौंकी थी। जब आप ये खत पढ़ रही होंगी, उस वक्त मैं दुनिया में मौजूद नहीं होऊंगा। उसकी सांसों की रवानी तेज़ हुई थी। वो खत किसकी तरफ से था वो कुछ नहीं जानती थी। क्या कोई उसके साथ मजाक कर रहा था? आखिरी बार आपसे हम कलाम होने की जसारत कर रहा हूँ। जानता हूँ आप खफा हैं, ये भी जानता हूँ कि आपको मनाना बहुत ही आसान है। मैंने भी आपको मनाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद मुझे मनाना नहीं आता, या फिर आप राज़ी ही नहीं होना चाहती थी, इसलिए आपके इनकार को तस्लीम करना पड़ा। ये भी तस्लीम कर लिया कि आप अपने कहे लफ्ज़ों पर अमल करने वाले इंसान नहीं हैं। आपको वो वादा याद है? आपने कहा था कि उस नेक दिल शहजादे के साथ जो दुनिया ने किया वो आप नहीं करेंगी, आप दुनिया नहीं बनेंगी। मैंने भी यही समझा था, जो दुनिया ने मेरे साथ किया वो आप नहीं करेंगी, लेकिन आप भी वही दुनिया निकली। आपकी मोहब्बत भी दुनिया की आम मोहब्बतों की तरह निकली। आपको भी चीज़ें मुकम्मल और पायदारी के साथ चाहिए, जब भी आपने सालिस के बिखरे हुए वजूद को कबूल नहीं किया। मैं मानता हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं। एक गलती आप पर एतबार करने की भी की थी। मैंने आपसे उम्मीदें बांध ली थी, आपके लफ्ज़ों पर एतबार कर लिया था। मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था।
इसलिए मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं, बस अफसोस है तो इतना कि मैंने आपको मुझसे मोहब्बत करते और फिर मुझसे बेजार होते हुए देखा है, और मेरे गमों की फहरिस्त में यह गम सबसे ऊपर है। कहानी में कुछ किरदारों को सिर्फ मारने के लिए ही तख्लीक किया जाता है। आपकी कहानी में वो किरदार मैं था। आपने कहा था आप मुझे दोबारा देखना नहीं चाहती, लेकिन हम दोबारा मिलेंगे मादाम, हश्र में ही सही। एक ख्वाब था आपके साथ जीने का, एक हसरत थी हमेशा आपकी बातें सुनने की, एक उम्मीद थी माफ़ी मिलने की, लेकिन मेरा ख्वाब, हसरत, ख्वाहिश, उम्मीदें सब कुछ आपसे मंसूब थी। आपके इनकार की वजह से सब कुछ अधूरा रह गया। मुझे हमारी जुदाई का अफसोस है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि हम बिछड़ने के लिए ही मिले थे। हमारा बिछड़ना हमारे मिलने से बहुत पहले लिखा जा चुका था। आपको सालिस का आखिरी सलाम। खत ख़त्म हो गया था, अल्फाज मुकम्मल हो गए थे, लेकिन वो साकित खड़ी थी, दोनों हाथों में थामा हुआ वो खत उसके हाथों में लरस रहा था। टिप टिप कितने ही आंसू उस सफ़ेद कागज़ पर गिरे थे। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अंदेशों ने उसके वजूद को अपनी लपेट में ले लिया था। वो एक खौफ की कैफियत में घिरी हुई कांपते हुए हाथों से अपने फ़ोन पर जांगवान का नंबर मिला रही थी। उसकी धड़कनों में बुरी तरह अरताश मचा हुआ था। कई दफ़ा कॉल मिलाने के बाद भी जब उसका नंबर ना मिला तो उसने बासिल का नंबर मिलाया। बेल जा रही थी और हर बेल पर उसकी सांसों की रफ्तार भी तेज़ हो रही थी। हेलो, बासिल की आवाज़ सुनकर उसे ज़रा ढारस सी हुई थी। बासिल, बासिल मेरी बात। उसके हलक में आंसुओं का गोला सा फंसा हुआ था। उससे बात मुकम्मल नहीं हो रही थी। सालिस, सालिस कहाँ है बासिल? वो शदीद मुस्तरब और खौफज़दा थी। बेकरारी से उसका जवाब सुनने की मुंतज़र थी, जहाँ एक लम्हे की खामोशी छाई थी। सालिस की डेथ हो गई। बासिल का कर्बज़दा सा जब्त से निढाल हुआ लहजा उसके जिस्म से रूह खींच ले गया था। बटरकप की छत उसके सर पर आ गिरी थी। उसके पैरों से जान निकल गई थी। उसने लड़खड़ाते हुए काउंटर का सहारा लिया था। जमिया की निगाह उसकी गैर होती हुई हालत पर पड़ी तो झटके से उठकर उसके पास आई थी। मनल, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? उसकी पेशानी पसीने से तर थी, आंखों से तवातर से आंसू बह रहे थे। उसने आंसू भरी आंखों से जमिया को देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी सूरत आंसू में झिलमिला रही थी। ट्रेसा ने जब उसकी लोकेशन तामसुई की दरिया की दिखाई तब बासिल को अचंभा हुआ था। वो तो कह रहा था कि लंबे सफ़र के लिए जा रहा है, लेकिन फिर तामसुई रिवर क्यों जा रहा था? वो काफ़ी देर सोचने के बाद भी समझ नहीं पाया था। उसका इरादा था वो खुद दरिया पर जाएगा, एक आखिरी दफ़ा उसे मनाने की कोशिश करेगा कि अकेले ना जाए, बासिल को भी साथ ले जाए। लेकिन जब वो निकल रहा था उसी वक्त सिया मस्तांग हेड ऑफिस के अहाते में आकर रुकी थी। ड्राइविंग सीट से उतरते हुए शख्स को देखकर उसे हैरानगी हुई थी। सालिस कहाँ है? उसने सीधा अपने मतलब का सवाल पूछा था। तुम्हारे आने से ज़रा देर पहले ही निकले हैं, 10 मिनट पहले आ जाते तो उनसे मिल सकते थे। वो 10 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन वो गया कहाँ है? तामसुई रिवर। जरी ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया था। गोगल्स आंखों पर लगाते हुए उसने ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला तो पीछे से बासिल ने पुकारा था। कहाँ जा रहे हो? सालिस से मिलने जा रहा हूँ, उसने सपाट से अंदाज में कहा तो वो भी घूमकर आते हुए फ्रंट सीट पर बराजमान हो गया था। तुम क्यों साथ आ रहे हो? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, कहकर गए थे कि लंबे सफ़र पर जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही तो सोच रहा हूँ किसी तरह उनका प्लान कैंसिल करवा के साथ वापस ले आऊँ। क्या वो तुम्हारी बात मान लेगा? मालूम नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। बासिल ने उसे देखा जो रेस ड्राइविंग करते हुए विंड स्क्रीन को देख रहा था। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? क्या अपने भाई से मिलने के लिए मुझे किसी वजह की ज़रूरत है? अच्छा, बिना वजह ही मिलना चाहते हो? उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी, लेकिन एक आसूदगी का एहसास उसके तन बदन में सरायत कर गया था। सालिस की जो सच्चाई उसने मनल के सामने रखी थी वही सब एक ईमेल के ज़रिए जरीर को भी भेज दिया था, और अभी वो जिस तरह उससे मिलने आया था, बासिल महमूद को यही लगा था कि रूठे हुए को लोगों के दरमियान सुलह हो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उसकी गाड़ी जब दरिया के पास रुकी तो वहाँ कुछ दूर काफ़ी लोगों का हुजूम सा लगा हुआ था। वो दोनों गाड़ी से बाहर उतर आए थे। जरीर की निगाहें सालिस को तलाश कर रही थी और बासिल उस हुजूम को देख रहा था। आज तामसुई की फिजा सोगवार थी। आज परिंदे भी उदास गीत गुनगुना रहे थे। दरिया के पानी भी गहरा सकूत छाया हुआ था। वहाँ क्या हुआ है? बासिल ने साथ से गुजरते हुए एक शख्स से इस्तफसार किया। कुछ देर पहले एक गाड़ी दरिया में गिर गई। दरिया में गिर गई? लेकिन कैसे? वो हैरानगी से पूछ रहा था, लेकिन जरीर उन दोनों से बेनियाज अपने फ़ोन से सालिस का नंबर मिला रहा था। काफ़ी तेज़ स्पीड थी। देखने वालों ने बताया कि वो हादसा नहीं था, उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी दरिया में गिराई थी। कुछ देर पहले ही माही गिरों ने उसकी लाश निकाली है। जरीर का फ़ोन कान से लगा हुआ था।
उसका फ़ोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। उसकी सुनहरी निगाहें उस बड़ी सी क्रेन को देख रही थी जिसमें बंधी मोटी सी जंजीरें के जरिए उस सुर्ख रंग की गाड़ी को बाहर निकाला जा रहा था जिसके शीशे टूटे हुए थे। उस गाड़ी पर बना हुआ बुगाटी का लोगो उसकी सांसों को रोक गया था। इतना जवान लड़का था, न जाने उसने खुदकुशी क्यों की। वो शख्स अभी भी तासुब का इजहार कर रहा था, लेकिन जरीर कादिर के हाथ से फ़ोन छूट गया था। एक गैर मामूली सा एहसास उसके दिल में जागा था। एक खौफ पूरे बदन में दौड़ गया था। जो ख्याल जहन में आ रहा था, दिल मुसलसल उसकी नफ़ी कर रहा था, लेकिन तसल्ली ज़रूरी थी। वह हजूम की जानिब दौड़ा, गिरता पड़ता लोगों की भीड़ में से जगह बनाता हुआ वहाँ पहुँचा था जहाँ वो बेजान वजूद सड़क पर सीधा पड़ा हुआ था। उसकी सफ़ेद शर्ट भीगी हुई थी, सफ़ेद चेहरे पर ठंडे पानी के कतरे थे और आंखें ऐसे बंद थी जैसे अब कभी नहीं खुलेंगी। कोई एम्बुलेंस को फ़ोन कर रहा था, कोई पुलिस को इतला कर रहा था, लेकिन जरीर कादिर सुनने की सलाहियत से महरूम हो चुका था। वो बुरी तरह तड़पा था, रोया था, चिल्लाया था, लेकिन उस रूठे हुए इंसान ने दोबारा आंखें नहीं खोली थी। वो चला गया था उस जहान में जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी, जहाँ जाने वाले लौट कर नहीं आया करते थे। जिंदगी की ख्वाहिश और आरजू में पल पल मरते हुए उसने बिलाखिर को मौत को गले लगा लिया था। मीसा और कादरी के जाने के बाद सालिस की जुदाई उसके लिए तीसरा सदमा थी। वो शिद्दत गरिया से सुर्ख पड़ती आंखों के साथ उसके पास बैठा हुआ था। मलाल और पछतावे के नाग उसे बुरी तरह से डस रहे थे। अगर वो 10 मिनट देर न करता, अगर वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता, तो उसे सालिस का बेजान चेहरा देखने को नहीं मिलता। वो तो उसके साथ झगड़ने आया था, उससे शिकवे करने आया था, उसके साथ सब कुछ ठीक करने आया था, लेकिन वो रुका ही नहीं। उसे जाने की जल्दी थी। जब हर दफ़ा उसकी उम्मीदें पूरी तरह टूटती थी, तो इस दफ़ा उसने उम्मीदें लगाने की बजाय मायूसी और नाउम्मीदी का दामन थाम लिया था। सालिस कादिर की DID की बीमारी MDD में बदल गई थी, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मुब्तला शख्स शदीद उदासी, मायूसी, नाउम्मीदी और शिकस्त खुर्दा महसूस करता है। उसकी कैफियत में आने के बाद फिर कोई सेशन, कोई थेरेपी, कोई दवा बमुश्किल ही उसे वापस ज़िंदगी की तरफ माइल कर पाती है। लेकिन आमतौर पर इस हालत का शिकार होने वाले अफराद खुदकुशी को ही आखिरी रास्ता समझते हैं। वो बार बार कोशिश करके निढाल हो जाते हैं, 1000 दफ़ा गिर के 1000 दफ़ा उठ खड़े होते हैं, लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है जब उन्हें अपनी सारी कोशिशें बेकार जाती महसूस होती हैं। जिनके पास उम्मीद का कोई जुगनू बाकी नहीं रहता, जो ये तस्लीम कर लेते हैं कि वही गलत है, उन पर कोई जज्बे असरअंदाज नहीं होते, उन्हें जीना भी बोझ लगने लगता है। उसे भी यकीन हो गया था कि जिन्होंने नफरत से मुंह फेर लिए थे वो अब पलट कर नहीं आएंगे। जो मोहब्बत के दावेदार थे वो अपने अल्फाज के झूठे निकले थे। उसकी एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी सहारा मदन जलील की मोहब्बत थी, जिसका ठुकराया जाना सालिस कादिर के लहूलुहान वजूद पर आखिरी जख्म साबित हुआ था। उस जख्म के बाद अब उसके दिल में न जगह थी और न ही सकत। अब उससे ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त करना उसके बस में नहीं था। अगर वह इंतहाई कदम न उठाता तो किसी दिन उसका दिल खुद ही जख्मों की ताब न लाते हुए फट जाता। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए उसके जहन में आखिरी बार मनल जलील का चेहरा आया था। आखिरी बार उसकी सूरत को याद किया था। आखिरी बार उसकी याद को महसूस करके उसने आहिस्तगी से आंखें बंद कर ली थी। दरिया के साथ लगी हुई हिफाजती ग्रिल को तोड़ते हुए उसकी तेज रफ्तार गाड़ी छन्नाके से गहरे पानी में जाकर गिरी थी, जिसका शोर पूरे स्ट्रीट पर गूंजा था। दुकानों से बाहर निकल कर आते लोगों ने दहलकर सीने पर हाथ रखते हुए खुदा से खैर की दुआएं मांगी थी। वो घुटने के बल उसके पास बैठा था। आसपास खड़े लोग अपना अपने आंखें देखा मंजर बासिर और जरीर के गोशे गुजार कर रहे थे। सायरन बजाती एम्बुलेंस करीब आ रही थी, जिसमें से कुछ लोग स्ट्रेट से निकाल कर लोगों को हटाते हुए उनके पास आकर रुके थे। सर प्लीज़ हट जाएं, हमें डेड बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल करना है, एक ने जरीर की हालत देखते हुए नरमी से कहा, जो यकटक बिना पल के झपके सालिस के चेहरे को देखे जा रहा था। उसकी सुनहरी आंखें उस वक्त लहू छलका रही थी। सिर्फ कुछ दिनों पहले उसी स्ट्रीट पर बरसती बारिश में उन दोनों ने कितनी देर साथ चहलकदमी करते हुए दुनिया जहाँ की बातें की थी और पहली दफ़ा एक दूसरे का एहसास महसूस किया था। पहली दफ़ा दोनों भाई बनकर एक दूसरे के रूबरू आए थे। कोई नहीं जानता था कि वो मुलाकात उनकी आखिरी साबित होने वाली थी। वो रात जितनी खूबसूरत और हसीन थी, ये सब इतनी ही भयानक साबित हुई थी। वो रात जरीर के लिए एक सुहाने ख्वाब जैसी थी, लेकिन खुली आंखें जो तलखी और नाकाबिले बर्दाश्त हकीकत उसे दिखाई दे रही थी, उसके वजूद में भांबड़ से जल रहे थे।
तुम्हें समंदर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? मालूम नहीं, बस अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। तुमने कभी र्यूजन के बारे में पढ़ा है? वो ड्रैगन जो समंदर का बादशाह था। लगता है नीला रंग तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। ये रंग तुम्हारी ज़ात में बसा हुआ है। क्या तुम भाई के साथ नहीं रहना चाहोगे? ये दुनिया सिर्फ उन्हें माफ़ करती है जिन्हें वो पसंद करती हैं, और मैं इस फहरिस्त में कभी नहीं रहा। ज़रीर ने आहिस्तेगी से उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर लबों से लगाया था, फिर झुके हुए उसके बंद आंखों को चूमकर उसे ले जाने की इजाज़त दी थी। वह उसके पास से उठ गया था, शिकस्त वजूद के साथ खड़ा उन्हें देख रहा था, जो उसका वजूद स्ट्रेचर पर डालते हुए अब उसके ऊपर सफ़ेद चादर डाल रहे थे। मेरी दुआ है आज के बाद तुम मुझे दोबारा कभी दिखाई ना दो। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। ये दो कलामात उन दोनों की आखिरी गुफ्तगू थी, और ये ज़रीर के लिए ज़िंदगी भर का पछतावा साबित हुई थी। उसे नहीं पता था कि गुस्से और नफ़रत में उसके लबों से जो अल्फाज निकले थे वो ऐसे पूरे हो जाएंगे। उसके दिल में दर्द की लहर गर्दिश कर रही थी। सुनहरी आँखों को भीगते रोकने के लिए वो बार बार बाजू से सख्ती से उन्हें रगड़ रहा था। बासिल में खड़े होने की भी सकत नहीं थी। वो वहीं घुटनों का बल बैठा हुआ था। तामसोई के नरम दिल लोग उसके पास बैठे उसे हौसला दे रहे थे, लेकिन वो सुर्ख चेहरा और शदीद तकलीफ़ की कैफियत में डूबा हुआ अपने हाथ में रखी हुई उस बुलेट को देख रहा था जो उसे अभी सालिस की बंद मुट्ठी से मिली थी। उसकी पिस्टल की आखिरी गोली, शायद उस गोली पर सालिस का नाम लिखा था। 6 गोलियां और 6 मौत। वह हवास बागठी में दौड़ती हुई वहां पहुंची थी, तेज तनफ्फुस बिखरी सांसों के साथ टुकुर टुकुर उन लोगों को देख रही थी जो स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में डाल रहे थे। वो हज़ारों के हुजूम में हो या लाखों के, मैं उसे उसकी खुशबू से पहचान लूँगी। उसे बेजान देखकर उसे अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। वादा करें, उसने एक दिल शहजादे के साथ जो जुल्म दुनिया ने किया वो आप नहीं करेंगी। वादा अधूरा रह गया मादाम, आप भी दुनिया निकली। ज़िंदगी में पहली बार जीने की ख्वाहिश जागी है। मैं जीना चाहता हूँ। इस ज़िंदगी की खूबसूरती को आपके साथ महसूस करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दें, मैं सब ठीक कर दूँगा। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया सालिस, तुम कुछ भी दोबारा ठीक नहीं कर सकते। मर जाओ सालिस, तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। मुझे सारी दुनिया ने छोड़ दिया, मैं तब भी जिंदा रहा। आप छोड़ कर जाएंगी तो मेरी रूह भी अपने साथ ले जाएंगी, मुझे बेजान कर देंगी। मैं आपके बगैर मर जाऊँगा। मैं मरना नहीं चाहता। जांगवान के सदके इस गुनहगार सालिस को माफ़ कर दें। मोहब्बत से भरे दिल के एक खाने में मोहब्बत नहीं होती, वो जगह खाली होती है जहाँ महबूब की खामियों को दफन किया जाता है। लेकिन मना जलील ने अपने दिल में इतनी गुंजाइश नहीं रखी थी। बासिल अपनी जगह से उठ गया था, सुस्त रवि से चलते हुए उस तक पहुँचा जो बेजान सी खड़ी थी, खौफ और सदमे का शिकार, आंखों देखी हकीकत को कबूल करने से इनकारी। बासिल ने उसे अपने साथ लगा लिया था। जिसके सीने पर सर रखे वो बुरी तरह रो रही थी। उसने तो ऐसा नहीं चाहा था। उसने तो गुस्से में कहा था चले जाने के लिए। उसने सच क्यों मान लिया था? वो उसकी हर बात को तस्लीम क्यों कर लेता था? मैंने सकरान को बचा लिया था, मैं सालिस को नहीं बचा सकी। उसके एक जुमले के पीछे जितनी अजियत और गम छुपा हुआ था बासिल बखूबी महसूस कर सकता था। उसका दिल कोई बुरी तरह मुट्ठी में लेकर मसल रहा था। तकलीफ की शिद्दत से बिलबिलाते हुए वो मुसलसल रोते हुए वही गर्दान किए जा रही थी। एक अफसानवी किरदार को बचाने के लिए वो बासिल से लड़ गई थी, लेकिन जीते जागते वजूद के लिए उसके दिल में नरमी देर से क्यों जागी थी? मुझे खुशगवार इख्तिताम चाहिए। मैं अपनी कहानी के किरदारों के साथ ना इंसाफी नहीं करती, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा कर आती हूँ। लेकिन मेरा क्या होगा? क्या मुझे मेरी मनचाही मंजिल मिलेगी या मुझे खाली हाथ छोड़ दिया जाएगा? अजीब लग रहा है, बहुत अजीब। मैं दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकती हूँ, उन्हें अपनी मर्जी की कहानी दे सकती हूँ, लेकिन अपने लिए बेबस हूँ। अपनी कहानी को मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख सकती। मेरी कहानी तो अल्लाह ने लिखी है, और अल्लाह ने मेरे लिए क्या लिखा है मैं ये भी नहीं जानती। उसकी डायरी में लिखे उसके अल्फाज उसके समातों में गूंजते हुए बर्छी की तरह उसके रूह को छलनी कर रहे थे। क्या हम कभी मिल सकेंगे या दरिया के दो किनारों की तरह हमेशा एक दूसरे से जुदा रहेंगे? मेरी औकात मेरे मुंह पर मार दी गई है बासिल। उसके शर्ट मुट्ठियों में बीचे वो आंसू से लबरेज आंखों के कर्ब ज़दा चेहरे के साथ शदीद इस्तराबी कैफियत में थी। मुझे लगता था मेरे पास ताकत है, मैं किसी भी किरदार को तख्लीक करके उसे अपनी मर्जी की ज़िंदगी दे सकती हूँ। लेकिन मुझे देखो बासिल, मैं कितनी बेबस और लाचार हूँ। अपने लिए मैं कुछ नहीं कर सकी। वो मुझसे नाराज़ होकर गया है। उसने मुझे मनाने का एक मौका भी नहीं दिया। मेरी वजह से चला गया वो। मैंने कहा था उसे मर जाने को, वो मेरी हर बात मानता था। उसने ये भी मान ली। गम की शिद्दत से उसका दिल फट रहा था। बासिल से
اس کو संभालना मुश्किल हो रहा था। उसकी अपनी कैफियत कौन सा उससे मुख्तलिफ थी। उसका भी जी चाह रहा था वो भी मलल की तरह खूब रोकर अपने दिल की भड़ास निकाले, लेकिन सख्ती से लब भीजे खड़ा था। वो मर्द था और दुनिया में मर्दों को सरेआम रोना जेब नहीं देता था। बेशक गमों की आग उन्हें झुलसा डाले, बेशक तकलीफ़ों के खंजर उन्हें छलनी कर दे, लेकिन उन्हें आंसू बहाने की इजाज़त नहीं थी। 2 महीने बाद तामसुई का कब्रिस्तान गहरी होलनाक सी खामोशी में डूबा हुआ था, जहाँ कब्रों को एक तरतीब से बनाया गया था। कहीं मुरझाए हुए फूल थे तो कहीं ताज़ा फूलों के गुलदस्ते की खुशबू आ रही थी। एक कब्र के ऊपर ताज़ा नीले गुलाबों का गुलदस्ता रखा था और उसके पास बैठा वो शख्स खामोश था। उसकी आंखों की चमक भी बुझी हुई थी। तुम इतने गम सहकर भी जिंदा थे सालिस, इतनी अज़ियतों का बोझ भी तुमने खामोशी से उठा रखा था। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि आखिर वो कौन सा गम था जो तुम्हारी जान ले गया, जिसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस में साबित नहीं हुआ। कुत्बे पर लिखे उसके नाम को हाथ से छूते हुए वो खामोश था। उसके लब भिजे हुए थे, लेकिन दिल में सवालों का समंदर मंडला रहा था। वो उसे भुला नहीं पा रहा था, उसकी जुदाई को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो अभी तक भी यकीन था कि सारिस कादिर तामसुई के कब्रिस्तान में दफन था। वो चेहरा, वो मुस्कुराहट, वो आंखें जैसे उससे रूठ गई थी। पीछे से उसे कदमों की चाप सुनाई दी थी। सूखे पत्ते उसके पैर के नीचे आते आवाज़ पैदा कर रहे थे। जरी ने नम आंखों के साथ उसे देखा और फिर उसकी कब्र पर पेशानी टिका दी। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि वो हसीन का भाई था। उसकी टूटी बिखरी सी आवाज़ गहरी थकन की सूरत में उभरी थी, लेकिन जमिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने आगे आते हुए हाथ में पकड़ा हुआ सुर्ख गुलाबों का महकता हुआ गुलदस्ता उसकी कब्र पर रखा था। जरीर ने सर उठाकर उसे देखा, जो खामोशी से कुत्बे पर लिखे हुए उसके नाम को देखे जा रही थी। हसीन को पसंद नहीं था। उसने कभी सालिस को बांटना गवारा नहीं किया। वो उनसे नाराज़ थी, लेकिन कभी उन्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त नहीं दी थी उसने। वो कहती थी सालिस भाई को सब धोखा देते हैं, सब अपने मतलब के लिए उनसे मोहब्बत करते हैं, मतलब पूरा हो जाता है तो उन्हें छोड़ जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती मेरा भाई का दिल टूटे। उसकी नरम सी गीली आवाज़ खामोशी में उभरी थी। हवाओं से लहराती हुई दरख्तों की शाखों से पत्ते टूट टूट कर उन पर बरस रहे थे। वो उनके लिए काफ़ी शिद्दत पसंद थी। हसीन के उस ख्वाहिश ने आज भी उन्हें किसी का होने नहीं दिया। वो तुमसे मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके अंदाज में इतनी शिद्दत पसंदी मैंने कभी तुम्हारे लिए भी नहीं देखी। उसने गहरी सांस भरकर आंसू को अपने अंदर उतारा था। मैं हसीन का भाई हूँ, जैसे सालिस का भाई हूँ। वो सपाट से अंदाज में बोला, जैसे हसीन की मोहब्बत के लिए उसके पास कोई गुंजाइश नहीं थी। हसीन का उससे मोहब्बत करना सिर्फ बचकाना अमल था। न सालिस तुम्हारा भाई है और न ही हसीन तुम्हारी बहन। रिश्ते सिर्फ वही होते हैं जो खून के होते हैं। तुम्हारा उससे खून का रिश्ता होता तो तुम कभी अपने भाई से बदगुमान न होते, कभी उसे धुतकारते नहीं। अगर वो तुम्हारा सगा भाई होता, क्या कभी तुम उसके साथ ऐसे करते? उसे तन्हा छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते? तुम्हारी उससे मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी ज़रीर। दिल से उसे भाई माना होता तो कभी उसे तकलीफ़ न देते। जमिया की बातें उसे अज़ियत पहुंचा रही थी। वो ऐसा नहीं था, उससे गलती हुई थी, लेकिन उसके दिल में सालिस के लिए हमेशा मोहब्बत रही थी। मैंने उसे कभी सौतेला नहीं समझा। वो मेरे लिए मेरे सगे भाई की तरह था। उसकी आवाज़ जख्म खुर्दा सी थी। वो जमिया से ज़्यादा जैसे खुद को यकीन दिला रहा था। अब क्या फ़ायदा, जाने वाला तो चला गया, तुम्हारे पछतावे उसे वापस नहीं ला सकते। वो मलामत करने वाले अंदाज में कहकर पलट गई थी। जीना, जरीर की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए थे। मेरा नाम जमिया है, मुझे इसी नाम से पुकारो जो सालिस ने मुझे दिया था। उसने सपाट और दो टोक अंदाज में उसे बाबर करवाया था और फिर वहाँ रुकी नहीं थी। परिंदे अभी भी उदास गीत गा रहे थे। कब्रिस्तान की वीरानी उसके शिकस्ता दिल को मज़ीद बोझल कर रही थी। सीने पर बाजू लपेटे वो खामोशी से खड़ा हुआ सामने मौजूद उस बुलंद इमारत को देख रहा था, जो हल्के नीले रंग में रंगी हुई थी। जहाँ कभी असले की गूंज हुआ करती थी, अब वहाँ सफ़ेद कोट वाले मुस्कुराते हुए डॉक्टर्स राहदारियों में चल रहे थे। जो दीवारें खून से रंगी होती थी, वहाँ अब सुनहरे अकवाल चमक रहे थे। अंधेरे में डूबे रहने वाली इमारत सुनहरी रोशनियों से जगमगा रही थी। बाहर के अहाते में जहाँ पथरीली रविश पर दूर तक गाड़ियों की कतारें लगी होती थी, वहाँ अब दोनों अतराफ में लोन का सब्जा धूप में खूब चमक रहा था, जिसके अतराफ में फूलों की क्यारियाँ बनाई गई थी। वहाँ काफ़ी चहल पहल सी लगी हुई थी। मेज़ें बिछाई जा रही थी। नीले लिबासों वाले वर्कर्स बड़े बड़े बॉक्सेस उठाए
मुस्तैदी से कामों में लगे हुए थे। वहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप लगाने की तैयारी पूरे जोर और शोर से जारी थी। जिस इमारत को हेड ऑफिस के नाम से जाना जाता था, अब वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, सालिस कादिर ट्रस्ट। पिछले 1 महीने में बासिल ने उस इमारत का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया था। वो पहले खुश था क्योंकि उसे कुर्बानी दिए बगैर, किसी का खून बहाए बगैर सरदारी मिल गई थी, लेकिन ये उसने बाद में जाना था कि कुर्बानी तो दी गई थी। कोई भी मकाम हासिल करने के लिए कुर्बानी देना ज़रूरी है, लेकिन बासिल के लिए ये कुर्बानी सालिस कादिर ने दी थी। उसने अपनी गाड़ी के साथ खड़ी हुई उस दूसरी गाड़ी पर निगाह डाली थी जिसे नीले रंग के कपड़े से ढका गया था। वो सालिस की बुगाटी थी। वो 2 महीने से उसी जगह खड़ी थी। यादों के भंवर से निकलते हुए उसने जीन्स की जेब से अपना फ़ोन निकाला, फिर एक नंबर डायल करके कान से लगा लिया। दूसरे ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। तुम्हारी शूटिंग कब तक ख़त्म होगी? बासिल ने पूछते हुए चाबी से अपनी कार अनलॉक की थी। 1 घंटे लगेंगे, उसने मसरूफ से अंदाज में जवाब दिया। मैं कल आऊँगा सेट पर, तुम्हें एक्टिंग करते देखकर खूब हंसूंगा। मेरी एक्टिंग इतनी बुरी भी नहीं है, ज़ैम ने नाखुशी से कहा था। मैं कैफ़े के लिए निकल रहा हूँ, तुम वहीं आ जाना। ड्राइविंग सीट संभालते हुए उसने आगाह किया था, फिर फ़ोन बंद करके डैशबोर्ड पर डाल दिया था। दूसरी जानिब एक पब्लिक प्लेस में काफ़ी रश और रौनक सी लगी हुई थी। शूटिंग के आलात, कैमरों की स्टैंड्स, केबल्स और लाइट्स हर जगह दिखाई दे रही थी। गोल्डन स्टार एजेंसी की प्रोडक्शन में बनने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट की टीम भागम भाग सीन की शूटिंग की तैयारी कर रही थी। ब्लू जीन्स और पिंक शर्ट पहने वो हाथ में पकड़ी हुई स्क्रिप्ट पर नजरें दौड़ा रहा था, साथ ही कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर भी नजर डालते हुए शूटिंग खत्म होने का मुंतजिर था। नर्वस हो रहे हो? करीब से उभरती नरम सी आवाज़ पर ज़ैम ने सर उठाकर उसे देखा था, जो अभी मेकओवर करवा कर आई थी। खुले बाल हवाओं से लहरा रहे थे। लॉन्ग कोट पहने मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। हो रहा हूँ, उसने अस्बात में सर हिलाया। इट्स नॉर्मल, जब भी हम कोई नया काम करते हैं थोड़ी घबराहट तो होती ही है, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम आदी हो जाओगे। सिमल ने अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी के डिस्पोजल कप को उसके जाने बढ़ाया था। ज़ैम ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा था, लेकिन थामा नहीं। मैं जानती हूँ तुम नहीं पीते, लेकिन जिस तरह तुम नए तजुर्बे कर रहे हो, एक दिन ये भी तुम्हारी आदत में शामिल हो जाएगी। अगर मैं इसका आदी हो गया तो इसका जिम्मेदार आपको ही ठहराऊंगा। ज़ैम ने उसके हाथ से कप लेते हुए जिस तरह कहा था, वह खिलखिलाकर हंसती थी, फिर सर को खफीफ सी जंबिश देकर जैसे वही जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। ताइपे में बाहर का मौसम आ चुका था। हर तरफ खुशनुमा फूलों की चादर सी तनी हुई थी। चेरी ब्लॉसम के नरम से फूल हर तरफ बारिश की बूंदों की तरह बिखरे हुए थे। जोंगशान नॉर्थ स्ट्रीट पर सियाहों और मकामी अफराद का काफ़ी रश था। बाहर के मौसम में हर दिन ही लोग बाहर निकलना पसंद करते थे। कैफ़े के अंदर मखसूस सी खुशबू बसी हुई थी, तल्ख कॉफ़ी की, ताज़ा बेक होने वाले बेकरी आइटम्स की, साथ ही कस्टमर्स की आवाज़ों की भी माहौल को गर्मा रखा था। हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और दिलचस्पी सी बातें थी। उन सब से बेनियाज वो खामोशी से उस जगह पर खड़ी हुई थी जहाँ दीवार पर कभी राइटर्स कॉर्नर का न्यून साइन चमक रहा होता था, वो वहाँ से हटा दिया गया था। उसकी राइटिंग टेबल और चेयर भी अब वहाँ नहीं थी। उस जगह को भी आम मेज़ और कुर्सी रखकर कस्टमर्स के लिए मुखलिस कर दिया गया था, क्योंकि उसने लिखना छोड़ दिया था। लेकिन अभी वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ था। सीने पर बाजू लपेटे वो उसी दीवार पर लगे हुए बड़ी सी फोटो फ्रेम को देख रही थी, जिसे यहाँ लगाने का उसने अहद किया था। निया की शादी का ग्रुप फोटो, उसमें वो सब मौजूद थे जो मनल के लिए अहम थे, जिनसे उसे उनसियत और मोहब्बत थी। लेकिन वो इस तस्वीर में सिर्फ एक चेहरे को देख रही थी। ग्रे सूट में मलबूस, आंखों पर गॉगल्स लगाए वो मुस्कुराते हुए कैमरे की जानिब देख रहा था। उसने कहा था वो बाहर के मौसम में मिलने आएगा। बाहर आ गई थी, लेकिन वो नहीं आया था। उसका वादा भी अधूरा रह गया था। उसकी याद ने जब दिल को फिर से जख्मी करना शुरू कर दिया, तो मनल ने उस पर से निगाहें हटाते हुए आहिस्ते से गर्दन झुका ली थी। लेकिन तभी अपने गिर्द उसे एक मजबूत बाजू का एहसास हुआ, तो नजरें उठाकर उसे देखा था, जो उसके बराबर में खड़ा हुआ अब उसी तस्वीर को देख रहा था। मनल ने जरीर के शाने से सर टिका लिया था। तुम्हारी मीटिंग हो गई? साथ ही धीमी सी आवाज़ में उससे इस्तफसार किया। वो सीधा ऑफिस से वहीं आया था जिस बिजनेस को कादिर हुसैनी ने अपनी पूरी ज़िंदगी और मेहनत से फैलाया था। अब उसकी जिम्मेदारी जरीर ने उठा ली थी। उसने अदाकारी छोड़ दी थी। मीटिंग से ज़्यादा मेरे लिए ये मीटअप अहम है, उसने नरमी से कहते हुए उसके बालों पर लब रख दिए थे। झूमर की सुनहरी रोशनियाँ उन दोनों के वजूद पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी सियाह आंखों में गहरी उदासी थी।
वो अभी तक उसी पछतावे से निकल नहीं पाई थी। मेरे लिए एक ब्लूइश कॉफ़ी प्लीज़। उसके कानों में कस्टमर की आवाज़ पड़ी तो उसके लफ्ज़ों ने फिर एक भूली बिसरी याद उसके अंदर ताज़ा कर दिया था। वो कॉफ़ी अभी तक उसके मेन्यू में शामिल थी, बेशक कॉफ़ी बनाने वाला बदल गया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि तुम एक मेगा प्रोजेक्ट में मेन लीड कैसे कर सकते हो। बासिल की भी मसनूई हैरानगी भरी आवाज़ वहाँ गूंजी थी, जो अपने साथ आए जैम से वहाँ गुफ्तगू था। जब से उसने एक अदाकार के तौर पर एजेंसी को ज्वाइन किया था, तब से बासिल के हाथ एक मुश्किल आ गया था। वो वक्तन व वक्तन उसे छेड़ता ही रहता था, लेकिन जैम के पास बस एक ही जवाब होता था कि जब उसका ड्रामा ऑन एयर होगा, उसकी अदाकारी के जोहर देखकर उसे खुद ही चुप लग जाएगी। वो अदाकारी में माहिर कैसे नहीं हो सकता था। उसने एक अरसा जरीर बिन कादिर को एक्टिंग करते हुए देखा था और अभी भी जरीर उसे मुख्तलिफ टिप्स और मशवरे देता रहता था। आ गए दोनों। मनल ने उसके हिसार से निकलते हुए उन दोनों की जानिब कदम बढ़ाए जो दरवाजे में ही खड़े बहस कर रहे थे। बाहर पूरी सड़क पर साकुरा के गुलाबी फूल जमीन पर बिछे हुए थे। बाहर के मौसम ने पूरी तरह से अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। ये वही मौसम था जिसके आने की कभी वो शिद्दत से मुंतज़िर थी, क्योंकि ये मौसम एक अहद के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन ये मौसम उसके लिए फ़कत उदासी लेकर आया था। मनल, तुम ही बताओ, ऑनजेम जैसा इंसान एक्टिंग कर सकता है क्या? बासिल ने उसे करीब आते हुए देखा तो उसे भी गुफ्तगू में शामिल किया। मुझे यकीन है ऑनजेम एक दिन सुपरस्टार बनेगा, जरीर से भी ज़्यादा फेमस होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो जैम ने सर को खम देते हुए जैसे उसकी तरफदारी करने पर उसका शुक्रिया अदा किया था। है ना जरीर? साथ ही गर्दन मोड़कर शरारती से अंदाज में पूछा, जिसने नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था। टाई के नोट को ठीक करते हुए उसने दिल से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया था। इसने एक्टिंग करना मुझसे सीखी है, फेमस होना तो बनता ही है। बात कोई भी हो, लेकिन वह किसी न किसी तरह सारा क्रेडिट अपने खाते में डाल ही लेता था। जमिया क्यों नहीं पहुंची अभी तक? मनल ने बासिल से इस्तफसार किया। उसके हॉस्पिटल की पूरी टीम मेडिकल कैंप के लिए ट्रस्ट आ रही है, वो उसी में मसरूफ़ है, कुछ देर तक पहुंच जाएगी। उसने इत्तला देते हुए उस मखसूस टेबल की जानिब कदम बढ़ाए थे जो खाली थी। वैसे तो मैं सिया कोट और गोगल्स के बगैर देख रहा हूँ, यकीन मानो मेरी आंखों में ठंडक उतर आई है। वो फिर ऑनजेम को छेड़ रहा था। इससे पंगा लेने से पहले इसके भारी हाथ को भी याद रखना। मनल ने उसकी तवज्जो उसकी मारपीट की तरफ दिलाई थी जब जैम ने जी भरकर उस पर अपना तेज निकाला था। मुझे भी लग रहा है तुम्हारा चेहरा काफ़ी बेहतर हो चुका है, उसने आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए पेशानी पर बल डालकर कहा तो बासिल ने फौरन ही दोनों कानों को लो छुई थी। मैं कह रहा था फिर मिस्र जाने का क्या प्लान है? उसने एकदम ही मौजू ही बदल दिया था। मनल उन्हीं बातों में ही मगन छोड़कर उन सब के लिए कॉफ़ी लेने काउंटर की जानिब आ गई थी, जहां एक लड़की कॉफ़ी मशीन के पास खड़ी हुई तेज़ी से ऑर्डर मुकम्मल कर रही थी। अपनी अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में उलझे हुए ये लोग ज़रा सी फुर्सत निकालकर एक दूसरे के साथ मिल बैठने के लिए जमा हुए थे। बज़ाहिर मुस्कुरा रहे थे, खुशगवार से अंदाज में बातें कर रहे थे, लेकिन एक खलिश थी जो इन सब के दिलों में मौजूद थी। एक याद थी जो हमेशा ताज़ा रहने वाली थी। एक चेहरा था जिसे वो कभी भुला नहीं सकते थे। एक नाम था जो आज भी उनके दिलों में जिंदा था। कोई उसकी बात नहीं करता था, कोई उसका जिक्र भी नहीं करता था, लेकिन उनके दिलों में आज भी उसके याद के दिए रोशन थे। वो उसे याद करते थे, उसका साथ गुजारा हुआ हसीन वक्त और उसकी सहर अंगेज सी बातें। अगर कुछ भूल गए थे तो उसकी गलतियाँ और खामियाँ थीं जो उसके ज़िंदा होते हुए भी वो माफ़ करने को तैयार नहीं थे। हर इख्तिताम एक नया आगाज़ होता है। कौन जाने उनका ये इख्तिताम किस आगाज़ के आने की नवीद था। ख़त्म शुद्ध। बटरकप एक पीले रंग के फूल को कहते हैं और पीले रंग दोस्ती की अलामत होता है। दोस्ती और मोहब्बत की अक्सर कहानियाँ अधूरी रहती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही थी, दोस्ती और मोहब्बत के रंगों से सजी हुई। हो सकता है आपको ये इख्तिताम पसंद आए, हो सकता है आप इससे नाखुश हों, लेकिन इस कहानी के नसीब में यही इख्तिताम लिखा था जिसे इसके किरदार ने अपने लिए चुना था। बटरकप को मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। अगर मैं कहूँ कि मुझसे इन किरदारों ने लिखवाया था तो ये गलत नहीं होगा। इस नावल का प्लॉट बनाते हुए सालिस कादिर का नाम भी मेरे जहन में नहीं था, लेकिन एक दिन लिखते हुए अचानक ही वो खुद ही अपना नाम और पहचान लेकर मेरे सामने आ गया। उसे नावल में शामिल करते हुए मैं ज़रा सी कंफ्यूज थी, क्योंकि उसकी कहानी का एंड खुशगवार नहीं होने वाला था। मैं उसे मारने के हरगिज़ हक में नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूर होकर ना चाहते हुए भी सालिस कादिर को उसकी मर्जी का अंजाम देना पड़ा।
میرے دل میں ہمیشہ یہ کسک باقی رہے گی کہ میں نے عبیر قاضی کو بچا لیا تھا لیکن میں ثالث قادر کو نہیں بچا سکی۔ وسلام، ماہرہ زینب خان۔ جی تو یہاں ہوتی ہے یہ ناول کمپلیٹ، اور میرے لیے یہ ایک ہیپی اینڈنگ تھی۔ آپ کے لیے ہیپی اینڈنگ تھی یا سیڈ، آپ کو لازمی بتانا ہے اور آپ کو ریویو بھی لازمی دینا ہے کہ کیسی لگی آپ کو ناول۔ اور اتنی پیاری ناول سننے کے بعد بھی اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، آگے بھی تو سننی ہے اتنی پیاری ناولس۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔